गायत्री महामंत्र विद्यार्थी के जीवन में एक अहम हिस्सा रखता है। गायत्री महामंत्र से विद्यार्थी का जीवन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है, क्योंकि आज गायत्री महामंत्र पे आईआईटी के प्रोफेसर और एम्स के डॉक्टर ने इस पर रिसर्च किया है कि गायत्री महामंत्र से विद्यार्थी का जीवन, विद्या का आत्मशक्ति, आत्मबल, मनोबल कैसे मजबूत होता है, कैसे कंसंट्रेशन पावर बिल्ड होता है, इस पर रिसर्च किया है। तो उस पावन मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को आरंभ करूँगा। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया महामंत्र है। ये महामंत्र 81,000 मंत्रों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसलिए इसे मंत्रों का महामंत्र कहा गया है, जो कि व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करके रख देता है। तो सभी लोग कमर सीधी कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हाथ को गोदी में रख लेंगे और भावना ये करेंगे कि हमारे ऊपर भगवान सूर्य की रोशनी पड़ रही है, हम अंदर से ऊर्जावान हो रहे हैं, हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो रही है, हम अंदर से तेजवान हो रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है संपूर्ण रूप से समाप्त हो रही है। इस भाव के साथ उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आप सभी भाई एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब यहाँ आए हैं, बहुत ही सौभाग्य का बात है, आप लोगों के लिए भी बहुत ही सौभाग्य का पल है। तो बहुत ही सौभाग्य का अवसर, सौभाग्य का पल युवाओं के जीवन में यह प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ आप लोगों के लिए एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए आई है, जो कि विद्यार्थी का जीवन कैसे सुगठित हो पाए। तो ये गायत्री महामंत्र की मैं बात कर रहा था कि गायत्री महामंत्र विद्यार्थी को कैसे पवित्र और रोमांचक बनाता है, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हमारी मन स्थिति सब कुछ बदल जाएगी। यस या नो? तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे हमारे संगीत के भाई हैं, क्योंकि संगीत से क्या होता है, संगीत का इफेक्ट हमारे लोगों पे जीवन में पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जैसा संगीत सुनते हैं वैसा भावना में डूब जाते हैं, और जब भावना में डूबते हैं तो उसी के बारे में सोचने लगते हैं। अगर हिंदी गाना सुने, सैड सॉन्ग सुने तो हमारा जीवन क्या होता है, थोड़ा सैड होने लगता है। अगर भोजपुरी गाना सुने, एनर्जेटिक हो जाता है आज का युवा। अगर उसमें थोड़ा सा बहुत डिफरेंट वर्जन है, अरिजीत सिंह सुन लें तो जीवन कुछ दूसरे मोड में चला जाता है। आज हम लोगों को प्रज्ञा गीत सुनाएंगे आप लोगों को। प्रज्ञा गीत जो कि मन स्थिति को एक कॉन्सेंट्रेट और बरकरार रखती है, वो भी अंदर से एनर्जी देती है, ऐसी एनर्जी देती है कि आप जीवन में उस गाना के माध्यम से अपने जीवन में आत्मसात करने का जो पल होगा, उसको सीखने का जो पल होगा, बहुत ही अद्भुत होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के भाई सुधीर जी हैं, जो कि आप लोगों के बीच संगीत देने का काम करते हैं। उन्होंने म्यूजिक से बीए कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और इनका प्रोग्राम ये अच्छे जगह जा कर के स्टेज शो भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। तो उनके लिए हम लोग जोरदार ताली से स्वागत करेंगे और उन्हें आमंत्रण देंगे। आज सुधीर भैया।
बहुत अच्छा। युवा को वायु को पलट दिया जाए तो युवा होता है, और युवा को पलटे तो वायु हो जाता है। वायु का वेग देखें, कभी जब बहती है वायु तो उसके सामने ना घर रहता है, ना पेड़ रहता है, ना कुछ रहता है। बचता कौन सा है? छोटे मोटे झाड़ी बच जाते हैं, बचते कि नहीं है? क्योंकि झाड़ी में अकर नहीं होता, पेड़ में कभी कभी अकर होता है, और जिस पेड़ में अकर होता है वो पेड़ क्या होता है? उस हवा के झोंका में ही टूट के समाप्त हो जाता है। लेकिन झाड़ी में एक अपना सम्मान, एक अपना लचीलापन होता है। युवा के अंदर भी वो लचीलापन होना चाहिए, वो विनम्रता होनी चाहिए। वो विनम्रता, वैसी विनम्रता जिस विनम्रता से व्यक्ति जो चाहे किसी का भी दिल जीत ले। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को जीतना हो तो उसके वाणी से हम जीत सकते हैं, बल से नहीं जीत सकते। बल से जीत सकते हैं क्या? अगर बल से जीता जाता तो रावण बहुत बलशाली था कि नहीं? ज्ञानी भी था, लेकिन क्या हुआ? जीत पाया? नहीं जीत पाया। लेकिन एक विचार, एक व्यक्तित्व से जब लड़ाई हुई तो व्यक्तित्व ने वहाँ पे क्या हुआ? व्यक्तित्व का जीत हुआ। मेरे मित्र, युवा का अर्थ ये होना चाहिए। युवा का अर्थ होता है कि अपने जीवन को सुगठित करना, अपने जीवन को, ये नहीं कि दूसरे के जीवन को। अभी का युवा अपने की जीवन की बात करता हूँ तो दूसरे का जीवन बनाने के फिर जाता है। मेरे मित्र, पहले अपना जीवन। ये युवा प्रकोष्ठ वही कार्य करती है कि युवा का अपने जीवन का निर्धारण, दिशा, धारा देने का काम करती है। क्योंकि हम लोगों ने जब प्रचार करने जाते थे तो सबका सवाल होता था, भैया होगा क्या वहाँ पे? मैं आपको बताऊँ, ये युवा प्रकोष्ठ पिछले 5 सालों से चलती आ रही है। ये वैसे अनगढ़ युवाओं को सुगढ़ बनाने का काम करता है, जो कि आप ही की तरह, हम की तरह सब लोग जो युवा बाहर में देखते हैं कुछ नशे की लत में रहते कि नहीं रहते हैं? दुर्व्यसन में सम्मिलित हो जाते हैं। उसी दुर्व्यसन से जो हटता है, हट करके युवा प्रकोष्ठ आता है, अपने जीवन को सुगठित बनाता है। वही युवा अब जो कल तक लड़ाई झगड़ा करता फिरता था, आज वो युवा प्रकोष्ठ में आकर के अपने जीवन का लक्ष्य पता चल जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, अपना बल का अनुमान नहीं होता है, तब तक क्या होता है? तब तक व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है। अगर व्यक्ति का कोई लक्ष्य ही ना हो, लक्ष्यहीन व्यक्ति हो, लक्ष्य विहीन व्यक्ति हो, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर वो तो एक कूड़े करकट के समान हो जाते हैं, क्योंकि कूड़े करकट वायु के साथ बह जाते हैं। लेकिन व्यक्ति बहुत ही सुगठित होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो तन है बड़े भाग्य से मिलता है। मेरे मित्र, मनुष्य, भगवान राम को मनुष्य तन लेने के लिए बहुत ही पुण्य कर्म करने पड़े, तब भगवान मनुष्य तन लेकर के इस पृथ्वी पे आए और उन्होंने रामायण की इतनी बड़ी संरचना खड़ा कर दी। मेरे मित्र, भगवान कृष्ण को भी मनुष्य का अवतार लेना पड़ा। ये मनुष्य, लोग बोलते हैं ना कि अरे मनुष्य हैं, जीवन है, जिएंगे चले जाएंगे, बोलता है, लेकिन ये जीवन क्या है? कह गए हैं जो बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। मनुष्य का जो तन होता है बड़े सौभाग्य, बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। ऐसा सौभाग्य जो जन्मों जन्मांतरों का सौभाग्य होता है, उसके बाद ये मनुष्य का तन मिलता है। और ये मनुष्य का तन अच्छे कर्म करने के लिए मिलते हैं। वैसे अच्छे कर्म, जो कर्म आपको अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए बेहतर हो। लेकिन लोग क्या होता है, जाने अनजाने में गलत ट्रैक पे चला जाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ी सी कोई टोंट कर देता है, युवा भटक जाता है। अपने रास्ते से जब भटकता है तो पूरा भटक जाता है, और भटकने के बाद उसकी कोई अंत नहीं होती है। मेरे मित्र, यही युवा प्रकोष्ठ सिखाती है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे किया जाए। अपना लक्ष्य, अगर हमारा पढ़ाई का एम है या हमारा नौकरी का एम है, तो कैसे प्राप्त किया जाए, यही लक्ष्य बताती है। युवा प्रकोष्ठ में कोई घोल नहीं मिलता है कि जो उसको आए और लड़कों को पिला दिया जाएगा, अगले दिन उसकी नौकरी निकल जाएगी। मेरे मित्र, ये कहीं नहीं होता है। ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो सब लोग नौकरी ही करते कि नहीं करते। लेकिन युवा प्रकोष्ठ व्यक्ति को इतना प्रखर, इतना परिष्कृत कर देता है कि युवा प्रकोष्ठ का व्यक्ति नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनता है। क्यों बनता है? नौकरी देने वाला इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर अपना आत्मविश्वास जग जाता है। आत्मविश्वास जब जग जाता है तो आत्मविश्वास वही युवा को प्रखर, अच्छे अच्छे रास्ते पे ले जा करके ऊंचे शिखर का दर्शन कराता है। मेरे मित्र, जब हम लोगों के जीवन में, हम लोग भी आप लोग की तरह कभी रोड पे चलते थे, पढ़ाई करते थे, इधर उधर घूमते थे, कभी बहुत सारे दुर्भावनाओं से हम लोगों को भी जुड़ने का मतलब मौका नहीं, उसको क्या दुर्भाग्य मिला कि गलत ट्रैक पे भटके थे। लेकिन ये युवा प्रकोष्ठ का हम लोगों का सौभाग्य था कि युवा प्रकोष्ठ जैसे एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ बेगूसराय के अंदर। क्योंकि बेगूसराय, आप लोग जानते हैं कि भारत में तो बिहार में बेगूसराय कुछ ज़्यादा ही नामी है। कहीं नाम लेता है, अगर बेगूसराय का बच्चा पूछता है कहाँ से आए हैं, तो बेगूसराय भी पूरा नहीं बोलता है, बेगू आधा नाम बोल करके छोड़ देता है, बोलता है मेरा खौफ है। मेरे मित्र, इस खौफनाक शहर, इसको बोलते हैं कि खौफनाक शहर, पूरा डर लोगों के अंदर होना चाहिए। लोगों के अंदर डर नहीं, लोगों के अंदर विनम्रता होना चाहिए। वो युवा के अंदर जब विनम्रता आती है, वही युवा अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गाँव का, अपने घर का नाम रोशन करता है। क्योंकि जब तक जीवन में विनम्रता नहीं आएगी तो
कभी भी हम सुगठित नहीं हो पाएंगे और कभी भी ना अपने आप को तो बेहतर बना ही नहीं पाएंगे, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक दूसरे को बेहतर बनाना संभव ही नहीं है। क्योंकि अभी का युवा क्या होता है ना, ऐसा भटका हुआ है कि उन्होंने करता क्या है कि सेलिब्रिटी से आकलन करता है। हेयर स्टाइल कटाएगा विराट कोहली का, कटाता है, बोलता है दाढ़ी का जो शेप होता है उसका भी कट विराट कोहली वाली होनी चाहिए। लेकिन उस युवा का कट सिर्फ होता है, उसका प्रेरणा विराट कोहली से नहीं लेता है। अगर उसका प्रेरणा लेना प्रारंभ कर दे, क्योंकि विराट कोहली क्या करता है उसकी जीवनचर्या को पढ़ना प्रारंभ कर दे तो शायद वो युवा भी एक दिन अगले दिन जाकर के विराट कोहली बन सकता है। क्योंकि व्यक्ति ही चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि एक दिन सचिन तेंदुलकर था, आज विराट कोहली नामी पे, एक दिन MS धोनी था, बारह से बदलता जाता है कि नहीं बदलता जाता है, किसी एक का युग नहीं रहता। लेकिन अगर आपके अंदर वो आत्मचेतना जग गई तो आपका आत्मचेतना जगने के बाद आप युवा हो जाएंगे और युवा से आप जो चाहे जैसे चाहे अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। अब अपने मन मुताबिक की बात करते हैं तो बहुत बोलते हैं भैया मन मुताबिक बात हम खुद कर लेते हैं। अभी भी मेरा मन मुताबिक ही बात चलता है, जो मन होता है जब मन होता है जहाँ मन होता है घूम लेते हैं। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई करते नहीं है, बाकी सब काम कर लेते हैं। क्या बात करते हैं साहब, सही बात करते हैं, पढ़ाई के अलावा सब काम करता है। जब हम लोग कोचिंग में जाते हैं शिक्षक लोग बोलते हैं आपके यहाँ युवा करके बैठते कैसे हैं, बोले हमारे यहाँ युवा करके बैठते हैं क्योंकि ये जहाँ आप लोग बैठे हैं आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, ये कोई दरी सफ़ेदा वाला ये फ्लोर नहीं है, ये परम पिता का गोद है। परम पिता का गोद क्या होता है, गुरु का गोद। अभी गाना हम लोगों ने सुना था सदगुरु बिना सदज्ञान की बात, जो सदगुरु बिना सदज्ञान की जो बात होती है, जो गुरु सबको मिलता है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, उसमें गुरु मिलता था। आज क्या होता है, कोचिंग होता है, वहाँ शिक्षक मिलते हैं। शिक्षक आपको शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा देंगे। और शिक्षा इसलिए शिक्षक ज़्यादा ज्ञान भी नहीं देते हैं, वो जानते हैं ज़्यादा ज्ञान देंगे तो लड़का भटक जाएगा। भटक कैसे जाएगा, बोलेगा ये मास्टर ज़्यादा ज्ञान बांटता था, इसका यहाँ पढ़ाई करना नहीं है। एक डंडा कोई मास्टर उठा दे आज के शिक्षक तो वहाँ से को नाम कटवा के निकल लेता है। मेरे मित्र, ये युवा का काम नहीं होना चाहिए। युवा का काम जो होना चाहिए, गुरु मिले, सदगुरु मिले, ये जगह वो सदगुरु का जगह है, वो परमपिता का गोद है। ये साधारण सी चीज़ नहीं है। अगर एक बच्चा दूध से रोता बिलखता रहता है, उसकी माँ उसे अपने गोद में बैठाते ही दूध नहीं भी पिलाती है, वो शांत हो जाता है। ये वही जगह है, वो वही दिव्य जगह है, वो परमपिता का गोद है। यहाँ जो व्यक्ति बैठ जाता है उसका जीवन सुगठित हो जाता है। मेरे मित्र, वो जगह ये बताती है। ये जगह कोई आपको जड़ी बूटी पिलाने वाली नहीं है। ये जगह जब बैठ जाएंगे, परमपिता से जुड़ जाएंगे, हमारे अंदर भावनाएं आ जाएगी परमपिता से जुड़ने की, तो मेरे मित्र हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। ऐसा बेहतर हो जाएगा क्योंकि ऐसा बेहतर हो जाएगा कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप लोग, हम पिछले दिन कहानी पढ़ रहा था, उस कहानी में लिखा हुआ था, अगर एक लेक्चर में बता रहा था, जो अगर आप रोड पे चलते जाएं, अगर 100 का नोट गिरा हुआ मिले, कितने लोग उठाएंगे? हमें लगता है सब लोग उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अगर मिट्टी में कुचल जाए, उस पर मिट्टी लग जाए, फिर भी लोगों ने ट्राई करेगा कि आखिर में नोट है सही है नहीं है। क्यों? अगर वो 100 का नोट मिट्टी पे गिरता भी है तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। लेकिन अगर एक युवा, एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से गिर जाए, उसका जीवन भर के लिए उसका वैल्यू घट जाता है। ऐसा वैल्यू घट जाता है क्योंकि चरित्र पे लगा हुआ दाग कभी मिटता नहीं है। मेरे मित्र, चरित्र पे दाग नहीं लगना चाहिए। आज अगर चरित्रवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते, उस चरित्र के वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। रावण में और राम में बस दो ही फर्क था, ये चरित्रवान था, वो चरित्रहीनता का प्रतीक था। नहीं तो रावण पूरे विश्व का प्रकांड विद्वान था कि नहीं, सब लोग जानते हैं। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी था। वो शनि भगवान को अपने बाएं पैर के नीचे दबा के रखता था। उन्हें घमंड था, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन एक चरित्रवान व्यक्ति, एक मर्यादा पुरुषोत्तम आए और वैसे महाबली जो कि इंद्र को जीत लिया था, सारे ब्रह्म भगवान को बंदी बना के रखा था, वैसे व्यक्ति को क्या किया, जीत करके, पराजित करके मार के चला गया। लेकिन रावण ने भी उस टाइम एक संकल्प ले लिया था, हम आज तो मर रहे हैं, लेकिन भगवान राम से चुनौती दे के बोला था, भगवान मैं कलयुग में अवश्य आऊँगा। क्या बात करते हैं, कलयुग में कैसे आएंगे? मेरे मित्र, रावण ने बोला इस बार तो मैं एक शरीर लेके आया था, लेकिन मैं कलयुग में जब आऊँगा एक शरीर में नहीं आऊँगा, मैं अनेकों शरीर में आऊँगा। हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बैठ जाऊँगा, हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में बैठ जाऊँगा। आज आप लोग देखते हैं राह चलते माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि वो रावण व्यक्ति के अंदर बैठ गया है, व्यक्ति के मन में बैठ गया है। और व्यक्ति के जब मन पे वो रावण राज करने लगा है तो हमारा देश, हमारा घर, हर जगह खतरा है, खतरा ही खतरा है। अगर लेकिन भगवान राम ने भी बोला कि भगवान राम जी बोले कि तू आना, लेकिन मैं भी आऊँगा। मैं कैसे आऊँगा? हम भी अपने सब लोगों के मन में आएंगे। हम गायत्री का रूप लेकर के आएंगे और गायत्री महामंत्र के रूप में आएंगे। तो जिन युवा में, जो भी युवा गायत्री महामंत्र का जप करेगा, उसका तुम्हारा औकात नहीं है कि उसका कुछ बाल भी बांका कर सके। मेरे मित्र,
ये चीज़ गायत्री महामंत्र सिखाती है। गायत्री महामंत्र का यही पावर है, क्योंकि इस गायत्री महामंत्र को ध्यान करके परम पूज्य गुरुदेव चौथा पास व्यक्ति थे। चौथा पास व्यक्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मात्र चौथा पास व्यक्ति थे, जिन्होंने कि 3200 से ज़्यादा साहित्य को लिख करके छोड़ दिया। मात्र चौथा पास व्यक्ति। आज हम लोग की बात करें तो कोई क्या कहें, MA, डबल MA, BA, डबल BA 2-2 बार कर लिए, इंटर भी 3-3 बार कर लिए, फिर भी एक लाइन लिखा नहीं जाता। अगर लाइन लिखने की बात कर दी जाए, उसकी हाथ कलम थरथराने लगती है, एक शब्द सही नहीं लिख पाता है मेरे मित्र। लेकिन एक चौथा पास व्यक्ति के जीवन में जब गायत्री महामंत्र का समावेश होता है, अध्यात्म का समावेश होता है, वो व्यक्ति 3200 से ज़्यादा पुस्तक लिख करके जाता है और दुनिया का सबसे बेस्ट राइटर बनता है। आज तक दुनिया में इनसे ज़्यादा साहित्य लिखने वाला व्यक्ति एक भी ना पैदा हुआ है, अभी तक पैदा ना हुआ है मेरे मित्र। ये अध्यात्म का पावर था। यही अध्यात्म जब स्वामी विवेकानंद के जीवन में उतरता है, एक साधारण सा लड़का, एक नरेंद्र नाम का लड़का जिसे कि कोई नहीं पूछता था, उसकी माँ उसे टॉर्चर करती रहती है, बेटा नौकरी कर ले, किसी तरह नौकरी कर ले, घर परिवार का स्थिति खराब है। वो लड़का नौकरी के लिए दर दर भटकता रहता था। ग्रेजुएट व्यक्ति था, ग्रेजुएशन कर करके दर दर भटकता रहा, लेकिन उसको क्या हुआ, नौकरी ही नहीं मिलता था। जब नौकरी ही नहीं मिलता था, वो भी इसी तरह एक दिन सेमिनार में गया था, बैठा था, उनको किसी ने, एक गुरु ने भगवान की बात कर दी, उनके दिल में बैठ गया आज मैं भगवान से मिल के ही रहूँगा। उन्होंने उस गुरु से जाके पूछा मुझे भगवान के दर्शन करना है, आपके हैं क्या? वो जो गुरु जी जो ज्ञान दे रहे थे, बोले क्या बात करता है यार, लड़का पागल हो गया, हमको भगवान की बात कर रहा है। बोला हमने देखे हैं। उन्हीं जगह एक और व्यक्ति देख रहा था, बोला तुमको भगवान से मिलना है? बोला हाँ भगवान से मिलना है। उन्होंने बताया कि जाओ दक्षिणेश्वर जाओ, एक व्यक्ति है उसका नाम श्री रामकृष्ण परमहंस है, वो जाओ, वो भगवान से प्रत्येक दिन दर्शन करता है। क्या बात करते हैं। उन्होंने वहाँ से भागता भागता रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचता है। रामकृष्ण परमहंस के पास जाके बोलता है कि रामकृष्ण परमहंस कहाँ है? उन्हीं को पूछता है रामकृष्ण परमहंस कहाँ है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस अपने सीढ़ी पे, मंदिर के सीढ़ी पे बैठा हुआ था, दाढ़ी बड़ा बड़ा सा था, बैठा हुआ। बोला रहे ये आदमी तो रामकृष्ण भगवान के दर्शन करने वाले आदमी तो होंगे, पूरा सूट बूट वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि हम लोग आज का युवा क्या है ना, भटका सूट बूट वाले में ज़्यादा भटक जाते हैं। देखते हैं कि अच्छा सा कपड़ा पहना है, लगता है ये आदमी में पावर होगा। मेरे मित्र, कपड़े में पावर नहीं होता, व्यक्ति के व्यक्तित्व में पावर होता है। उस व्यक्ति से पूछा कि रामकृष्ण परमहंस कहाँ है? तो उन्होंने बोला रामकृष्ण परमहंस से क्या करना, क्या बात करना है, हमसे तो बोलो। बोला ये बूढ़ा, वो युवा था, वो भी ऐंठा हुआ युवा था भाई, वो भी कलकत्ता का नौजवान था। बोला ये बूढ़े, तुमसे नहीं पूछ रहा, मुझे ना रामकृष्ण परमहंस का पता बताओ। बोलता मैं ही रामकृष्ण परमहंस हूँ। डर गया, भाई आप रामकृष्ण परमहंस? बोला हाँ मैं ही रामकृष्ण परमहंस हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोला अगर आप रामकृष्ण परमहंस हो तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आपके बारे में सुना है कि आपने भगवान का दर्शन हमने, हाँ वाकई में भगवान को तो हम खाना खिलाते हैं, माँ काली को खाना खिलाते हैं। कल तुम सुबह 8 बजे आ जाना, मैं माँ काली को खाना खिलाता हुआ तुमको मिलूंगा। कल के क्या बात करते हैं? बोला ठीक है। अगले दिन स्वामी विवेकानंद जी पहुँचते हैं। जो व्यक्ति नौकरी के लिए तरसता था, बोला तुमको चाहिए क्या भगवान से? बोला मुझे नौकरी मांगना है। बोला ठीक है। भगवान जब माँ काली को खाना खिला करके रामकृष्ण परमहंस बाहर आए, बोला जाओ नरेंद्र, जा करके मिल के चले आओ, भगवान माँ जो है वहाँ पे बैठी हुई तुम्हारे इंतजार कर रही है। बोले ठीक है। अंदर गया, जा करके देखा स्वामी विवेकानंद, जो नरेंद्र नाम का लड़का स्तब्ध रह गया कि भगवान का दर्शन हो गया। स्तब्ध रह करके उन्होंने सिर्फ माँ से यही मांगा, हे माँ मुझे सद्बुद्धि देना, हे माँ मैं ऐसा काम करूँ कि मुझे सन्मार्ग पे ले चलो। नौकरी पैसा कुछ नहीं मांगा, भाग के बाहर आ गया। और भाग के बाहर आया, अभी रुकिए, आप लोग ताली बहुत अच्छा मारते हैं। उसके बाद बाहर भाग के आया, उसके बाद क्या किया, रामकृष्ण परमहंस बोले नौकरी मांग ले नरेंद्र। बोला नहीं गुरुजी। तो क्या मांगा? अरे सद्बुद्धि मांग लिया। अरे भाग के जाओ, नौकरी मांग ले लड़का। फिर भागता हुआ जाता है वो लड़का, फिर नौकरी मांगने के लिए जाता है, फिर बोलता है हे माँ मुझे सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना, सन्मार्ग पे ले चलना। फिर भागता हुआ बाहर आता है। उसके बाद फिर पूछता नौकरी मांगा? बोला नहीं मांगा। बोला फिर से जाओ, नौकरी तुम मांग के आओ, क्योंकि तुम्हें नौकरी की जरूरत थी, तुम्हारे घर की हालत खराब है। फिर वापस से वो लड़का जाता है वापस वो दक्षिणेश्वर के माँ काली के पास, फिर से बोलता है हे माँ मुझे सद्बुद्धि देना, सद्ज्ञान देना। मेरे मित्र, उसके बाद जब वापस आता है रामकृष्ण परमहंस फिर से पूछते हैं नौकरी मांग लिया? बोला हे ठाकुर मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सद्ज्ञान चाहिए, मुझे सन्मार्ग पे चलना है। मैं माँ से यही मांगा है और मैं अपने देश को उस सिरोधार करूँगा जहाँ तक आज किसी ने नहीं किया। मेरे मित्र, आज हम जानते हैं, आज स्वामी विवेकानंद का दिन है कि उस समय 1897 के समय में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में जाकर के पूरे विश्व का परचम लहराया। ऐसे नहीं परचम लहराया मेरे मित्र, बहुत सी विरोध उसको झेलना पड़ा। ऐसे विरोध को झेलना पड़ा जैसे कि आज के युवा में छोटा सा विरोध आता है तो पीछे हट जाता है, बोलता है कि मम्मी ने मंदिर जाने से मना कर दिया है। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लड़के आते हैं, बोलते मम्मी बोला मंदिर जाओगे तो बाबा बन जाओगे। अरे क्या बात करते हैं साहब, आपको बाबा बनाया गया क्या? नहीं बनाया गया ना, यहाँ बाबा नहीं बनाया जाता। यहाँ क्या बनाया जाता है? अरे आप भी जीन्स पहनते हैं, हम भी जीन्स पहनते हैं, हमें भी जीन्स वाला युवा चाहिए, वैसा युवा जो जीन्स पहन के भाग भाग के काम करे। हमें धोती वाला युवा नहीं चाहिए, हमें पंडित नहीं बनाना है।
अगर युवा सन्मार्ग पे चले जाए। स्वामी विवेकानंद कहते थे अगर भारत को विश्व गुरु बनाना हो तो 20 वर्षों के लिए सारे देवी देवताओं को समुद्र में फेंक दो, तभी विश्व गुरु बन सकता है। मेरे मित्र, सर टेकने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आत्मा में सद्ज्ञान नहीं उतरेगा, जब तक अध्यात्म का अवतरण व्यक्ति के अंदर नहीं होगा, अच्छे विचारों का अवतरण नहीं होगा, तब तक युग परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज युग परिवर्तन का जो ये शिला चल रही है, आज जो युग परिवर्तन चल रहा है, वो स्वामी विवेकानंद का सिरोधार्य। पूरा विश्व, जब स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी तो पूरा विश्व क्या कर रहा था? शोक मना रहा था। क्यों मना रहा था? वो व्यक्ति जब अमेरिका में गया था, शिकागो में भाषण देने के लिए गया था, तो वो व्यक्ति को वहाँ पे सम्मान से नहीं बुलाया गया था, सबसे अंतिम में बुलाया गया था। बहुत से धर्म प्रचारक थे, इन्होंने कहा मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ, मैं उसका प्रतिनिधित्व करूँगा। बहुत सारे सिख के थे, ईसाई के थे, बहुत प्रचारक थे। उसके प्रचारक के था, आजकल देखते हैं ना कि स्कॉट लेके चलता है आदमी, चलता ही नहीं चलता है, उस सबके साथ 4-4 व्यक्ति झंडा लेके खड़ा था। स्वामी विवेकानंद जब स्टेज पे आते हैं और सबसे अंतिम में 20-25 लोगों के बाद स्वामी विवेकानंद का स्थान था, अंतिम में उनको बुलाया गया। और स्वामी विवेकानंद को जब बुलाया गया था तो जब सेमिनार जब अंत समय में होता है तो लोग भी क्या होता है, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। मेरे मित्र, वो बोर हो रहा था लोग, लेकिन स्वामी विवेकानंद अकेले व्यक्ति, एक गेरुआधारी व्यक्ति जब मंच पे पोडियम पे चढ़ता है, सिर्फ इतना ही बोलता है, भाइयों एवं बहनों। जब उन्होंने भाइयों एवं बहनों, उनकी वाणी में जो प्यार था, वो प्यार सुन करके पूरा अमेरिकावासी जो बोर हो चुका था, कंटिन्यू 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से वो हॉल का, शिकागो का वो हॉल भर गया था। मेरे मित्र, ये पावर था अध्यात्म का, ये पावर था अध्यात्म का पावर। और उसके बाद उन्होंने जब कंटिन्यू लेक्चर दिया, भाषण दिया, उनके बाद वो एक नहीं बल्कि 4 वर्ष अमेरिका में रह करके वेदांत की स्थापना की। वैसे वेदांत जो सनातन धर्म का परचम कहाँ फहराया? अमेरिका में फहराया। जो अमेरिका आज स्वामी विवेकानंद का कर्जदार है स्वामी विवेकानंद का। मेरे मित्र, हम भारत के लोग, हमें बसीहत विरासत में मिला हुआ है, लेकिन क्या होता है ना, बाबूजी की संपत्ति का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को तो विरासत में मिल गया है ना। स्वामी जी आए थे, ऋषि मुनियों का देश था। अरे ऋषि मुनि तो पागल था, लोग तो ये कहता है, क्योंकि बाप क्या करके गया? अरे कुछ नहीं करके गया, हम रील देख करके देश को बना लेंगे। क्या रील देख के देश बनता है? आज का युवा रील में उलझा हुआ है। कभी कभी सुनते हैं, बोलता है हम रील देख करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, जय कर देंगे, वह कर देंगे। मेरे मित्र, रील देख के क्या करेगा? 2-4 मिमिक्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्या करिएगा? उसके बाद जीवन भी रील की तरह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये रंगमंच आपको कुछ समय के लिए मिला है। क्योंकि आपकी युवा पीढ़ी की जो उम्र होती है, बचपन से लेकर के 10 वर्ष की आयु बाल्यावस्था होती है। जब आपकी लगभग 16-17 वर्ष की आयु होती है, 16-17 वर्ष की आयु में आप इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं, माँ बाप आपको 5 से 6 साल का समय देता है कि नहीं देता है? माँ बोलता है बेटा जा तैयारी कर, जिस चीज़ की तैयारी करना है पढ़ाई लिखाई कर, और 5 साल का तैयारी करने का समय मिलता है। वो युवा बेगूसराय के अलग दूर दूर से गाँव से आए हुए बेगूसराय के चकाचौंध रोशनी में उलझ जाते हैं, और ऐसे उलझते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि चकाचौंध की रोशनी है क्या। वो चकाचौंध की रोशनी को समझ नहीं पाता है और जीवन को व्यवस्थित नहीं बना पाता है, बिगड़ जाता है। कहीं नशा का लत लग जाता है, कहीं लड़की का लत लग जाता है, गर्लफ्रेंड का लत लग रहा जाता है, तो माँ से बात 1 मिनट नहीं करता है, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड से जानू सोना हुआ करते करते घंटों रात भर बात करता है। मेरे मित्र, क्या ये चीज़ सही है? क्या आज के युवाओं की ये है? क्या आपकी माँ बाप कभी सुनेंगे कि मेरा बच्चा ये काम करता है, तो क्या उनके दिल पे क्या बीतता होगा? वो सोचती होगी कि क्या मैं इस ऐसे बच्चे को बचपन में ही मार दी होती। अगर मैं जानता कि लड़का मेरा बेटा ऐसा निकलेगा तो बचपन में इसका गला घोट दिया होता, या उस बेटी मेरी ऐसे निकलेगी तो मैं उसका गला घोट दिया होता। मेरे मित्र, मैं अपने माँ बाप का सपना साकार करने बेगूसराय आए हैं, उनके दिल पे चोट पहुँचाने नहीं आए हैं, क्योंकि आपकी माँ आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है कि नहीं करती है? वो मेहनत से कमा कमा करके गरीब घर का बच्चा, माँ झाड़ू पोछा करती है, पिताजी मजदूरी करते हैं, वैसे व्यक्ति बाहर में पढ़ते हैं। उसके बाद बाबूजी 4000 का महीना बेगूसराय में भेजते हैं, मेरा बेटा बढ़िया से पंखा में रह के पड़ेगा, और वो माँ बाप हाथ वाला पंखा झुलाते हैं। मेरे मित्र, कभी उनकी दर्द को देखें, कभी उनकी दर्द को अगर देख लें, उनकी संवेदनाओं को देख लें, तो मेरे मित्र मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये पावर दिखाता है, यही चीज़ युवा प्रकोष्ठ सिखाती है। युवा प्रकोष्ठ आपको अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, अपने देश से प्रेम करना सिखाती है। सिर्फ और प्यार का मतलब ये नहीं मानिएगा कि प्यार की बात युवा प्रकोष्ठ में क्या था, भाई हम भी लड़की से प्यार करते हैं। मेरे मित्र, ये प्यार नहीं, ये हर लड़की हर लड़का के लिए है। हर लड़की अपने माँ का आइडल है, हर लड़का भी अपने माँ बाप का आइडल है कि नहीं? लेकिन आजकल क्या करती है, पापा की परी बन के घूम फिर रही होती है। मेरे मित्र, ये नहीं बनना है।
अगर ये बनते हैं तो आप अपने माँ बाप के मुंह पे लात मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि मेरे माँ बाप किस मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो कभी अपने माँ बाप का जूता चप्पल पहन करके देखना, उनकी गंजी को देखना। हमने गौर से देखा है, उस माँ बाप का गंजी देखा है 4 छेद होता है, लेकिन उसके बच्चे के ऊपर ब्रांडेड जीन्स होती है, ऐसी ब्रांड की जीन्स होती है। अरे ब्रांडेड जीन्स तो नहीं, कम से कम तो अच्छी महंगी जीन्स देती है, लेकिन वो कट पीस का गंजी पहन के पहनता है। और वो लड़का क्या करता है, अपने माँ बाप के सपने को तोड़ देता है। मेरे मित्र, यही युवा प्रकोष्ठ सिखाती है, यही अध्यात्म सिखाता है, यही अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय सिखाता है, और कुछ नहीं सिखाता है। हम लोग चाहते हैं, बहुत लोगों बोलता है कि आप लोगों को ये करने से क्या मिलेगा। मेरे मित्र, अगर ये करने से अगर एक व्यक्ति का ज़िंदगी बदलता है ना, युवा प्रकोष्ठ अपने जीवन का सबसे बड़ा बहुमूल्य समय मानती है, अगर एक व्यक्ति भी परिवर्तित होता है। क्योंकि पुराने समय में ऋषि मुनि कहते थे, बेटा मैं 4 व्यक्ति को वेद पढ़ाऊँगा, तुम 10 व्यक्ति को पढ़ाना। मैं 4 को पढ़ाऊँगा, 4 से फिर 4 करवा के कितने होंगे, 16 हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति बन गया, एक घर सुरक्षित हो जाएगा। अगर एक घर सुरक्षित हो जाएगा, उसके आसपास के लोग जरूर सुरक्षित हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप बढ़िया बनिएगा तो लोगों को प्रेरणा भी दीजिएगा, बढ़िया बनिए। अगर बढ़िया नहीं बनिएगा तो किसका क्या लीजिएगा, किसी का क्या लीजिएगा, क्या नहीं लीजिएगा। मेरे मित्र, गाँव घर में आपका पैर खींचने वालों की कमी नहीं रहेगी। कैसे कमी नहीं रहेगी? क्योंकि जब लड़का बेगूसराय में पढ़ने आता है, गांव वापस रिटर्न होके जाता है, तो उसको पूछा जाता है कि क्या कर रहा है। गांव के चाचा मौसा लोग जो होते हैं ना, बगल वाले, इंटरेस्ट लेते हैं। माँ बाप को तो टोंट कर ही देते हैं, बच्चों से पूछते हैं क्या कर रहा है, नौकरी निकला क्या। लड़का लोग भी लगता है अब तो शर्मा गए, चाचा के सामने क्या बोलें, डर जाते हैं। मेरे मित्र, आप लोग आज युवा प्रकोष्ठ आए, एक चीज़ का गांठ बांध लीजिए, युवा प्रकोष्ठ जो भी व्यक्ति आता है वो डरता नहीं है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव बोलते थे, बेटा जो हमारे यहाँ आ जाएगा, जिसको हम बुलाएंगे वही आएगा। क्योंकि हमने प्रचार हजारों लोगों में किया है, 3-4 हज़ार लोगों में किया है, उसके बाद आप लोग आए हैं। यानी कि आप लोगों को परम पूज्य गुरुदेव ने अपना आमंत्रण दे करके बुलाया है, और बोला बेटा जिसको हम बुला लेंगे और जो गायत्री मंत्र का सिरोधार्य कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन से डर समाप्त हो जाएगा। डर समाप्त हो जाएगा तो वो क्या है, वो सब कुछ कर लेगा। क्योंकि शेर का बच्चा क्या होता है, शेर होता है। गुरुजी बोले बेटा हमारा बच्चा शेर होगा, हमारा बच्चा कुत्ता नहीं होगा। क्योंकि शेर और कुत्तों में 2 फर्क होती है, मैं बता दूं, बहुत लोग जानते नहीं हैं। आप लोग देखते होंगे जब कुत्ता एक बार में 5-6 बच्चे को जन्म देता है, उसका बच्चा जो है चेंचे करते हुए रोड पे फिरता रहता है। कभी देखते हैं कि बाइक के चपेट में आ जाता है, कभी 4 व्हीलर के चपेट में आ जाता है, कभी कोई 1-2 लात मार देता है, चेंचे करते रहता है। लेकिन शेर क्या करता है, वो अपने बच्चे को, कुत्ते देखभाल करते हैं लेकिन शेर परवरिश करते हैं। परवरिश कैसे करते हैं? शेर बोलते हैं बेटा इस नाला को पार कर जा। तो शिकार करना जब सिखाता है, बोला इस गड्ढा को पार कर जा। ठीक है, जब पार कर जाते हैं तो बोलते हैं, अगर पार नहीं करता है तो उसको क्या करता है, उसी टाइम वो शेर मार देता है। मेरे मित्र, आप लोग शेर के बच्चे हैं तो शेर बन के रहिए। तो हम लोगों के अतिथि आ रहे हैं, हम लोग ऐसा ताली बजाएंगे कि बेगूसराय का नाम आज अतिथि के साथ, कम से कम 1 मिनट का ताली बजना चाहिए। और कंटिन्यू हमारे अतिथि हम लोगों के बीच पधार चुके हैं, आदरणीय विकास बेबल सर। तो हम लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय विकास बेबल सर, ताली बजनी रहनी चाहिए, ताली कम नहीं होनी चाहिए। मेरे मित्र, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों ने गेस्ट का बहुत ही अच्छा तालियों से स्वागत किया। ये हमारे बेगूसराय के युवा हैं जो कि सब कामों में आगे रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं? क्योंकि पूरे भारत में बिहार का नाम सबसे आगे होता है, और बिहार में भी अगर नाम किसी का आगे होता है तो पहले बेगूसराय का नाम जाता है। क्योंकि यहाँ का युवा क्रांतिकारी होता है। यहाँ के युवा बेगूसराय के धरती से दिनकर जैसे युवा पैदा लेते हैं। तो ये क्रांतिकारी युवा आप सबों के बीच आज हमारे अतिथि उपस्थित हैं। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आदरणीय मनीष भैया को आमंत्रण देंगे और बताएंगे कि आगे का कार्यक्रम वो हैंड ओवर करेंगे। मैं मनीष भैया के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि मनीष भैया ने ये प्रोग्राम जो आज युवा प्रकोष्ठ आप लोगों ने देख रहे हैं, ये युवा प्रकोष्ठ 11 नवंबर 2018 की स्थापना हुई थी। हम 4 भाई ने मिल करके इस युवा प्रकोष्ठ का स्थापना किया। हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि
इस बेगूसराय के युवा को भी बदलना है। जो युवा अपने मार्ग से भटका हुआ है उसको बदलना है। कैसे बदलना है? उसको अध्यात्म के बल पे बदलना है, ताकत के बल पे नहीं बदलना है, अध्यात्म के बल पे बदलना है। मेरे मित्र, हम लोगों ने 4 लोगों ने इस चीज़ का संकल्प लिया। उसके बाद हम लोग से युवा जुड़ते गए। आज 5 साल होने को जा रहा है कि परिणाम आप सबों के बीच उपस्थित है। ये युवा प्रकोष्ठ के द्वारा मैं आपको बता दूं कि 3 जगह 3 बाल संस्कारशाला चलता है, जो कि मनीष भैया के सानिध्य में चलता है। ये 3 बाल संस्कारशाला क्या है? वैसे गरीब बच्चा जो असहाय हैं, जिसको ट्यूशन के फ़ी के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो बच्चे को हमारे युवा प्रकोष्ठ के बच्चे जो इसमें जुड़ते हैं उनको फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। बिल्कुल मुफ्त शिक्षा, लगभग 200 बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। यही युवा प्रकोष्ठ के लड़का मेरे मित्र। उसके बाद इतना ही नहीं, हमारे मनीष भैया को दिल्ली के मुखर्जी नगर, आप लोग जानते हैं, आईएएस की गढ़ है ना, मंडी होता ना, सब्जी मंडी, वो आईएएस की मंडी होती है मुखर्जी नगर। वो मंडी में वहाँ जा कर के हमारे मनीष भैया को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो 2017 बैच की टॉपर थी, आईएएस की टॉपर अन्नू कुमारी। और आप लोग 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे, उनका जो बायोपिक जिस पे बना था उसका नाम था सोनम वांगचू। उनके नाम पे वो दोनों मिल के युग सेनानी का अवार्ड हमारे मनीष भैया को समर्पित किया था। तो जोरदार ताली से हम अपने मनीष भैया का सम्मान करेंगे। आदरणीय मनीष भैया आइए। दोनों हाथ गोदी में हम लोग एक बार गायत्री महामंत्र करें। इससे पहले हम लोग थोड़ा गायत्री मंत्र के बारे में जान लें। गायत्री मंत्र वो महामंत्र है जिसको आज विज्ञान ने भी प्रूव किया है। एम्स के डॉक्टर और आईआईटी के प्रोफेसर ने ये प्रूव किया है, अगर एक बार हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है। वो गायत्री मंत्र जिसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जपा, और गायत्री मंत्र के बारे में बोले कि किसी भी प्रार्थना को अगर हम लें, सरस्वती पूजा लें, दुर्गा पूजा लें, अगर उस बीच में हम गायत्री मंत्र को देखें तो वो हमसे महत्वपूर्ण होता है और हमको बहुत फायदा देता है। वो गायत्री मंत्र के बारे में हम बोले जिसके बारे में विवेकानंद ने बोले हैं कि साहब गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जैसे राजा का इज्जत उसका मुकुट होता है, उसी तरह मंत्रों में गायत्री मंत्र मंत्रों का मंत्र मुकुट है, और इसके जपने से हमारे अंदर सद्बुद्धि का विकास होता है। तो उसी के साथ कमर सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ गोदी में, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। और हम भाव करें कि हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है, ऊर्जा है, वो सब निगेटिव खत्म हो रहा है और अच्छाई का समावेश हो रहा है। इसी एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंद्या माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज हमारे बीच इसी बेगूसराय धरती के वीर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री विकास वैभव सर उपस्थित हैं। हम जोरदार ताली से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच मिनराल भैया उपस्थित है, उनका भी हम जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे सहयोगी हैं राहुल भैया, हम उनका भी जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। हमारे बीच आज वो सभी टीचर आए हुए हैं जो कि जब भी हम कार्यक्रम करते हैं वो निस्वार्थ भाव से हम लोग को प्रचार प्रसार सेवा का काम करते हैं, तो जोरदार ताली से हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे गार्जियन स्वरूप गायत्री परिवार के अभिभावक भी मौजूद हैं, जो हम बच्चों को सदा प्यार स्नेह मार्गदर्शन देते रहते हैं, और जब भी सहयोग आता है तो वो प्यार से हम लोग को सहयोग देते रहते हैं। तो हम अपने गायत्री परिवार परिजन के लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। जिनके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है, युवाओं के लिए, जो कल के भविष्य हैं, उन सभी युवाओं को जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं, उन सभी युवा और युवतियों के लिए हम जोरदार ताली से स्वागत करेंगे कि आप हमारे बीच आए हैं। आगे का कर्म स्वागत का कर्म है। हम भाई राम जी से निवेदन करेंगे
कि सर का बुके से स्वागत करेंगे। भाई राम जी, जोरदार ताली से। अरे भाई संदीप जी से निवेदन करेंगे कि सर का हमारे मंत्र चादर जो गायत्री परिवार में प्रचलित है, हम मंत्र चादर से सर का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली से आप लोग। हमारे गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस नवयुग को, गंगोत्री को इस धरती पर लाने के लिए मात्र 4वीं क्लास तक पढ़ाई किए थे और 3200 पुस्तक लिखे थे। हमारे बीच जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम उन्हीं का उपहार स्वरूप उनको पुस्तक सम्मानित करते हैं। तो भाई प्रशांत जी से निवेदन करते हैं गायत्री माता का फोटो और गुरुदेव का साहित्य से उनका स्वागत करेंगे। गायत्री माता का फोटो, अभी हम लोग का एक योजना चला है कि घर घर गायत्री माता का फोटो स्थापना कराया जा रहा है। आगे के लिए हम भाई अदिति जी से निवेदन करेंगे कि राहुल भैया का बुके से सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली से। हम भाई सुधीर जी से निवेदन करेंगे हमारे बीच सुधीर जी से निवेदन करेंगे कि भाई प्रभाकर जी का बुके से स्वागत करेंगे। हमारे बीच मिनराल भैया उपस्थित हैं। हम भाई गुड्डू जी से निवेदन करेंगे कि वो आएँ और क्या कहते हैं मिनराल भैया का स्वागत करेंगे। सोनू जी से निवेदन है कि भैया मिनराल जी का आगे। कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हम सर से निवेदन करेंगे कि मुख्य दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे सभी अतिथि आ जाएं। जोरदार ताली आप लोग बजाते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हम सर का फिर से स्वागत करते हैं इस युवा प्रकोष्ठ के प्लेटफॉर्म से। आप लोग जोरदार ताली से। आज का ये कार्यक्रम युवाओं के लिए है, तो हमारे बीच प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के भाई सुधीर जी से निवेदन करेंगे, वो युग संगीत के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और गीत का नाम है उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती। तो जोरदार ताली से भाई भाई सुधीर जी का हम स्वागत करेंगे। हम अब कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और हमारे बीच प्रभाकर भैया आए हुए हैं। अभी जो सर का पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है और ख़ास करके बिहार में, वो सारा गतिविधि से हमको आज वो अवगत कराएंगे। तो जोरदार ताली से हम प्रभाकर भैया को आमंत्रित करते हैं कि वो हम सबके बीच आए और आगे का कार्यक्रम के। आज गायत्री मंदिर प्रांगण में पहली बार आने का अवसर, एक बार और आया था, दूसरी बार आने का अवसर मिला है। और विकास वैभव जी इस प्रांगण में पहली बार पधारे हैं। बिहार के युवाओं के प्रेरणा स्रोत IPS IG विकास वैभव जी, लेट्स इंस्पायर बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर जो आरा से रहने वाले हैं, राहुल सिंह जी, शेखपुरा से हमारे साथी कृष्णा जी, और आप सब युवा जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, मनीष जी, और जितने भी इस अभियान से आप जुड़े हुए लोग हैं, सभी का स्वागत करते हुए बड़ी खुशी होती है कि सुबह सुबह आज बेगूसराय के छात्रों का यहाँ उपस्थिति हुई है। आप सब विकास वैभव जी को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले आप बहुत लोग जानते होंगे कि विकास वैभव जी कौन हैं, क्या किए हैं। विकास वैभव जी अपने ही बेगूसराय जिले के बीहट इनकी जन्मभूमि है और 2003 बैच के IPS अधिकारी हैं। पहले इनके मन में बचपन से ही था कि मुझे वर्दी पहननी है, क्योंकि ये अपना जिला है, बोलने में कोई गुरेज नहीं। यहाँ पकड़ुआ शादी पहले बहुत होता था, तो इनके मन में बचपन से था कि ये क्या कुरीति है, और इनके मन में था कि मुझे वर्दी पहननी है ताकि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। पहले ये IITian हुए और विदेश में नौकरी लगी, लेकिन घर में इन्होंने कहा कि मुझे तैयारी UPSC की करनी है। दूसरे टर्म में दूसरी बार जब UPSC का एग्ज़ाम इन्होंने दिया, 2003 में ये IPS अधिकारी के रूप में चयनित हुए। जब IPS अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बिहार आए, कई जिले में SP के रूप में, SSP के रूप में, या मुंगेर भागलपुर में DIG के रूप में सेवा देने का अवसर इन्हें मिला। NIA जो आतंकवाद विरोधी जो देश का एक सशक्त एजेंसी है, उस NIA में भी इन्हें SP के रूप में काम करने का अवसर मिला। जब रोहतास में ये SP थे तो वहाँ पर रोहतास का जो किला है, वहाँ नक्सलियों का गढ़ था, वहाँ कभी पुलिस नहीं जाती थी। वहाँ के आदिवासी भाइयों को यह मालूम नहीं कि आज़ादी क्या होता है, तिरंगा क्या होता है, उन्हें यह मालूम नहीं था। नक्सलियों से इन्होंने मुठभेड़ की हुई और उसके बाद ये उस किले पर अपनी पूरी पलटन को लेकर पहुँचे और वहाँ तिरंगा फहराने का काम किया। वहाँ के लोगों को एहसास कराया कि आज़ादी क्या होता है,
और तब से वहां उस किले पर आज भी तिरंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहरता आ रहा है। जब युवा संवाद इन्होंने 2021 के, आप सब जानते हैं कि बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को होता है, उसी दिन 2021 में लेट्स इंस्पायर बिहार की स्थापना इनके नेतृत्व में किया गया। और जब इस कार्यक्रम को लेकर उसी किले पर यह रोहतास पहुंचे तो जहां गोलियों की तरतराहट केवल सुनाई पड़ती थी, जहां पुलिस पदाधिकारी नहीं कभी पहुंच पाते थे, उस जगह पर जब यह इस अभियान को लेकर गए तो जहां गोलियों की तरतराहट होती थी वहां ढोल नगारों के साथ वहां के लोग पुष्प वर्षा के साथ इनका स्वागत कर रहे थे। ये फिजा बदलने का काम इन्होंने किया। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मुझे वहां बदलाव करना है, तो इन्होंने एक प्रयास करके उस जगह का जो परिस्थिति था उसको बदल देने का काम किया। नक्सलियों ने आत्मसमर्पण उस समय किया और वह जगह आज गुलजार हो रहा है। वहां लोग जा रहे हैं, उस किले पर लोग भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं। जब यह बगहा के एसपी थे तो वहां उस समय इनको भेजा गया जब बड़ी घटना हुई थी, आधे दर्जन लोगों की हत्या हुई थी। रातों रात सरकार ने कहा कि आप जाइए और बगहा ज्वाइन कीजिए। और उस परिस्थिति में जब यह बगहा पहुंचे और वहां जब लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ी हुई थी उसे व्यवस्थित किया और उसके बाद वहां बगहा की जो डाकुओं का जो कहा जाता है गढ़, वो बगहा था और उस चंबल को इन्होंने मुक्त करने का काम किया। वहां मात्र कुछ सामग्री के लिए, जो डाकुओं को भोजन के लिए सामग्री की जरूरत होती थी, पोशाक पहनने के लिए लुंगी धोती की जरूरत होती थी, उसके लिए लोगों का अपहरण करता था, ईख के खेत में रखता था और फिर पैसा मिलने के बाद उसे छोड़ने का काम करता था। उन डाकुओं को पकड़ने का काम किया, उसको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और जो ईख के खेतों पर डाकुओं का कब्जा था उसको आर्थिक चोट पहुंचाया और सारा ईख को जब्त करके सरकार के खजाने में राशि जमा करने का काम किया। उस बगहा की तस्वीर बदल दिया इन्होंने। और यही वजह है कि जहां दिन में लोगों की छिनतई होती थी, लूट लिया जाता था, उस जगह का जब परिवेश बदल गया तो आज उस चौराहे का नाम विकास वैभव चौराहा है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे जिले का एक बेटा जब उस पद पर जाता है, IAS IPS तो बहुतों हैं, लेकिन उस पद पर जाता है तो एक ईमानदारी के साथ वह काम करता है। और जब इन्होंने वहां काम किया तो वहां के लोगों ने भी दिल से लगाया और यही वजह है कि आज ये वहां के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद वहां के लोगों ने उस चौराहे का नाम विकास वैभव रख दिया और आज वहां एक सड़क बन रही है, उसका भी नाम ग्रामीणों ने कहा है कि विकास वैभव मार्ग होगा। ये क्रांति है जो विकास वैभव ने लाई है। ये तमाम जहां भी जिस रूप में रहे, चाहे मुंगेर और भागलपुर के DIG थे, वहां पर मिलने के लिए फरियादी आते थे। इन्होंने जो शनिवार को, आज आप देखते होंगे कि थाना पर जनता दरबार लगता है, ये जब मुंगेर के DIG थे उसी समय निर्देश दिया था और तब से अभी अधिकारी उस जगह पर नहीं भी हैं, लेकिन आज भी थाना पर शनिवार को जनता दरबार लगता है, लोग अपनी फरियाद को लेकर के जाते हैं। जो लोग इनके पास पहुंचते थे और शनिवार ही नहीं, सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन फरियादियों की लंबी लाइन रहती थी और उनकी बातों को ये सुनते थे और थाना भेज देते थे कि इस पीड़ित को सुनना। और जो नहीं सुनता था एक बार अवसर देते थे, लेकिन अगर नहीं सुना तो फिर दूसरी बार फोन करके कहने का काम नहीं करते थे, सीधे सस्पेंड करने का काम करते थे। ये काम इन्होंने किया है। आप जानते हैं कि भागलपुर में विक्रमशिला पुल है, वहां गाड़ियों से पुलिस वाले अवैध वसूली करते थे। जब इनके संज्ञान में मामला गए, भागलपुर के DIG थे, इन्होंने उसका जांच कराया और सारे जो उसमें संलिप्त थे, जो वसूली करते थे, सभी को ऐसा रिपोर्ट इन्होंने लिखा कि सभी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर थे वो बर्खास्त हो गए, उनकी नौकरी चली गई। ये जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने जो सशक्त निर्णय लिया वो दिखता है। एक ईमानदार अधिकारी जिसके नाम का आज युवा संकल्प लेता है, पूरे बिहार से ही नहीं दूसरे देश से भी युवा इनसे मिलने के लिए जाते हैं, प्रेरणा लेने का काम करते हैं। और जो आज पढ़ाई में लगे हैं उन्हें लगता है कि मुझे भी विकास वैभव बनना है, मुझे भी ईमानदारी के साथ बिहार के तरक्की में अपना अवदान देना है। युवा आज इनके नाम का संकल्प लेने का काम करते हैं। ऐसे
ईमानदार अधिकारी हमारे बेगूसराय जिले के सपूत हैं। हम इसलिए भी अपने आप को गौरव महसूस करते हैं और आप सबके लिए भी यह गौरव का क्षण है। तो लेट्स इंस्पायर बिहार यह मुहिम चल रहा है। आप सबसे भी निवेदन है कि इस अभियान से जुड़िए। कितने लोग हैं जो सोशल साइट पर हैं? कितने लोग हाथ उठाएंगे कि फेसबुक पर कितने लोग हैं जिनकी अपनी अपनी आईडी है? विकास वैभव जी को कितने लोग पोस्ट पढ़ते हैं, फॉलो किए हुए हैं? वो हाथ उठाएंगे। जो लोग नहीं किए हुए हैं इनके आईडी पर जाएंगे, वहां पोस्ट के साथ आपको लिंक मिलेगा। हर पोस्ट पे लिंक रहता है कि आप इस लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म इन्होंने वहां डाला है। उस गूगल फॉर्म को आप भरिए और आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं। और यह सकारात्मक अभियान है, यह कोई राजनीतिक अभियान नहीं, यह सामाजिक अभियान है। और हम लोग 4 विषय को लेकर काम कर रहे हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता और स्वास्थ्य भी अब इसमें जुड़ा है। इस 4 विषय के साथ आज पूरे बिहार में प्रत्येक दिन कहीं स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, कहीं खेल का आयोजन हो रहा है, कहीं युवा संवाद हो रहा है। तो आप सब भी इस अभियान से जुड़िए और अगर जो भी सक्षम हैं वो थोड़ा जिसका सहयोग हो सके वो करना चाहिए, वो सब कीजिए। और यही इनका हर जगह आह्वान होता है कि हम संघर्ष नहीं सहयोग करें। संघर्ष बहुत बिहार के लोगों ने कर लिया आपस में। बिहार का जो ऐतिहासिक पक्ष था, आज हम कहां खड़े हैं? बिहार के पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए विक्रमशिला और नालंदा आते थे, लेकिन आज हम पढ़ाई के लिए भी दूसरे राज्य जाते हैं, रोज नौकरी के लिए भी दूसरे राज्य जाते हैं। और यहाँ तक कि महज 10-12 हजार की मजदूरी करने के लिए भी हमें दूसरा राज्य जाना पड़े। तो हमें यह जो मजदूरों की जो फैक्ट्री बिहार बन गई है वह कैसे बदले? हम रोजगार पाने वाला नहीं, हम रोजगार देने वाला कैसे बने, ये हम लोगों का चिंतन है। और अब चिंता नहीं, अब चिंतन करना है। बिहार का जो ऐतिहासिक पक्ष रहा है वह लौटाने का समय आया है। इसलिए हम सब एक दूसरे का सहयोग करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे सहयोगी बन सकते हैं, यह लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम का आह्वान है। और आप युवा भी इसमें जुड़िए। और विकास वैभव जैसे ईमानदार अधिकारी हम लोगों को नेतृत्वकर्ता के रूप में मिले हैं, जो अपने शनिवार रविवार का जो साप्ताहिक छुट्टी होता है अपने परिवार के लिए छुट्टी मिलता है, लेकिन उस शनिवार रविवार बिहार के किसी न किसी जिले में ये जाकर वह युवा संवाद करते हैं। युवाओं को भटकाव से बचने के लिए जो मार्ग सही है उस पर चलने के लिए आह्वान करते हैं, युवा संवाद में उपस्थित होते हैं। इसलिए हम सबको गौरव है कि हमारे जिले का एक ऐसा लाल जो आज बिहार में क्रांति लाने के लिए निकल चुका है। आप सबका इसमें सहयोग और समर्थन चाहिए। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। का बात है कि हम लोग बिहार से भी हैं और सर ने जो भी काम किए हैं आप लोग अभी सुने हैं। सर तो इस तरह का अधिकारी हैं ही, हम सब बेगूसराय वासी इस तरह का अधिकारी हैं क्योंकि सर इसी मिट्टी से हैं। तो ये गर्व के लिए हम लोग जोरदार ताली से हम लोग अपना धन्यवाद करेंगे। हम छोटा सा इस प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ का परिचय दें, आखिर ये युवा प्रकोष्ठ है क्या। मैं बताऊं, ये अखिल विश्व गायत्री परिवार की एक युवा इकाई है जो युवाओं के लिए काम करता है। हम लोग 17 भाई इसी फ्लोर पर 11 नवंबर 2018 को संकल्प लिए थे, इसी फ्लोर पर। दुख की बात यह है कि 17 में से सभी भाग गए कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है। इस भौतिकवादी जमाना में ऐसा नहीं सुने हैं कि युवाओं को ठीक किया जा सकता है। वो लोग कहते थे आज तक हम ये सुने हैं कि लड़का रेलवे में जाता है, बैंक में जाता है, एसएससी में जाता है, लेकिन आज तक हम लोग ये नहीं सुने हैं कि लड़का अच्छा भी बन सकता है। लड़के युवाओं कहा जाता है, खास करके बिहार में युवाओं को अच्छे विचार से जोड़ना, युवाओं को बदलना मेढक को तौलने के जैसा बराबर होता है, कहा जाता है ना। हम लोग इसी अभियान को लेकर के चले। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी पटना के आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में उन्हीं से हम लोग प्रेरणा लिए। जब भी हताश, उदास, निराश होते हैं तो भैया के पास वहां जाकर के बैठते हैं बड़े प्रेम से। कभी आप लोग किसी से मिलते होंगे तो सारा दुख सुना देते हैं, लेकिन जब भैया के पास हम बैठते हैं तो बड़े बारीकी से हमारा दुख वो सुनते हैं और अपना वाला इतना ऊर्जा लेकर के हमको देते हैं। और पटना से जब हम रिटर्न आते हैं तो उसी एनर्जी के साथ हम काम करते हैं। जब सारे लोग चले गए थे तो हम लोग 4 भाई बच गए थे, मात्र 4 भाई 2018 में। और हम लोग को इस बेगूसराय में कोई नहीं पहचानते थे।
एक दुबला पतला लड़का और 3 भाई, हम प्रशांत जी बैठे हुए हैं, भाई अमर जी जो साउंड चला रहे हैं और भाई मंजेश जी उधर पीछे, 4 भाई। और हमारे पास ना पैसा था, ना कोई पहचान था, कुछ अस्तित्व नहीं था, सिर्फ इतना था कि ये शक्तिपीठ पर हम लोग को जगह मिल गया था। अब हम लोग, इन लोगों ने विचार किया कि साहब क्या करें, संकल्प तो ले लिए हैं कि बेगूसराय में युवाओं के बीच अच्छे विचार पहुंचाएंगे और युवाओं को बदलेंगे। तो हम सारे लोग बोले कि चलिए जब तक सांस है तब तक हम लोग चलते रहेंगे, उसके बाद अगर धरती पर नहीं रहे तो उसका तो मानना ही नहीं। और हम लोग धीरे धीरे कोचिंग में, लॉज पे हम लोग बताते हैं कि जब हम लोग सर रोड पर बुक स्टॉल लगाते हैं और लॉज अच्छे पुस्तक बांटते हैं तो बहुत सारे लोग हम पर मजाक उड़ाते थे उस समय कि तुम्हारा शादी नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। आज भगवान ने वो संगठन चला और संगठन चला तो ऐसा चला, आज युवा प्रकोष्ठ काम नहीं कर रहा है, ये क्रांति का शुरुआत कर दिया है। जिसको लोग काम 8 घंटा करते हैं और यहाँ अभी 20-25 भाई हम लोग का टीम है, ये 24 घंटा लग करके। और जब यहाँ युवा जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले दिन जब वो आते हैं नीचे मंदिर में तो उनका स्टाइल देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। वो मंदिर में ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। जब हमारे कार्यक्रम में वो आते हैं, 2 घंटा का हम लोग का प्रोग्राम चलता है, सुबह 8 से 10 और शाम में 5 से 7 दोनों टाइम चलता है। और जब ये वहाँ नीचे 2 घंटा प्रोग्राम में रहने के बाद वो नीचे में मंदिर जाते हैं, मात्र 2 घंटा में उनके अंदर इतना परिवर्तन आता है, वही गायत्री माता को वो श्रद्धापूर्वक झुक करके ऐसे प्रणाम करते हैं। 2 घंटा का परिवर्तन। और उसका परिणाम वो हुआ कि साहब वही लड़के जब यहाँ से हम लोग पीडीसी के लिए भेजते हैं पटना, 5 दिन वो क्लास करके आते हैं आदरणीय मनीष भैया के मार्गदर्शन में। वही लड़के जो कभी नशा करते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वही लड़के संकल्प लिए कि हम गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे। आज 3 जगह लगभग 200 बच्चे को यही लड़के फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। आपको ये लगेगा कि साहब वो बाबा होंगे, पूजा पाठ होंगे, सारे जीन्स टी शर्ट में हमारे पीला टी शर्ट पहने हुए भाई हैं, आप लोग देख सकते हैं। 23 घंटा ये लोग अपने लिए काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई हुआ, रोजगार हुआ, जो भी करते हैं। और शाम में 1 घंटा 5 से 6 उन बच्चों के बीच जाकर के जमीन पर नीचे बैठ करके ये लोग फ्री शिक्षा का काम करते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो गया है। आगे हम लोग का रोड पे बुक स्टॉल लगाया जाता है, वृक्षारोपण का भी काम होता है। और अभी हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया सर कि हम लोग के गायत्री परिवार में अखंड ज्योति आता है, वो हम लोगों ने शुरू किया कि सर लोग हमारे बीच मौजूद हैं जो कि हम लोग को सारा सहयोग करते हैं। सभी टीचर को हम लोग ने अखंड ज्योति बांटना शुरू किया। हम लोग को तो पता ही नहीं था कि कितना टीचर रहते हैं। आज युवा प्रकोष्ठ में 150 टीचर को हम लोग ने अच्छे पुस्तक उनके घर पे पहुंचाए हैं। ये परिवर्तन कौन कर रहा है? ये परिवर्तन युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। ये परिवर्तन शुरू हुआ। कोई कहते हैं कि युवा नहीं बदलता, हम तो नहीं मानते हैं। अभी इस समय में इतना गर्मी में जाकर के देख लीजिए, कहीं भी लड़का जींस पहन करके 2 घंटा इस तरह नहीं बैठ सकता है। और ये बेगूसराय की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है और ये क्रांति शुरू हो गया है। और सर भी इसी धरती से हैं। जब भी सर का हम वीडियो देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है कि सर के ही प्रेरणा के लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसी बेगूसराय में 1980 में बीपी हाई स्कूल में लेक्चर दिए थे और भविष्यवाणी किए थे इसी बेगूसराय के बारे में कि बेगूसराय कोई साधारण जगह नहीं है। इस जगह में अगर जग गया, अच्छे विचार पर अगर चल गया तो बिहार ही नहीं पूरा देश जानेगा कि यह बेगूसराय जग चुका है। हमारे पुराने परिजन कहते हैं कि गुरुजी ने बोल करके गए हैं इस शक्तिपीठ से एक बड़ा क्रांति होने वाला है और वो क्रांति आज हो रहा है आप सबों के बीच। अब तो ये पूरा और विस्तार रूप में ले लिया है। तो आगे के लिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम सबके अभिभावक के रूप में विकास वैभव सर मौजूद हैं। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं। आप सारा परिचय सुन लिए हैं। हम एक छोटा सा इनका परिचय देते हैं। रहते हैं सर जब छोटा थे तो इनका पिताजी का ट्रांसफ़र भोपाल में हुआ था तो लोग इनको बिहारी कहते थे कि साहब आप बिहार से हैं। तो सर जब पता किए कि बिहार में आखिर क्या है तो बिहार थोड़ा सा पिछड़ा है, ये है। फिर सर बिहार के इतिहास के बारे में जाने कि नहीं साहब ये तो क्रांतिकारियों की भूमि रही है, जहाँ चाणक्य और चंद्रगुप्त आए हैं, जहाँ भगवान राम को भी अगर रामायण काल के रावण का युद्ध छेड़ना है तो तारकाबद्ध बक्सर से यहीं से शुरू करना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण को अगर महाभारत शुरू करना है तो इसी बिहार में जरासंध अखाड़ा से
शुरू किए थे। और गांधी जी को अगर आज़ादी के लड़ाई में शुरू करना है तो चंपारण में इसी बिहार की भूमि से शुरू करना है। और सर जब उस इतिहास को पढ़े तो इनको लगे कि नहीं साहब, ये बिहार तो बहुत क्रांतिकारियों का भूमि है। वो बचपन से जो इनके अंदर बीज पड़ा था वही आज लेट इंस्पायर बिहार के नाम से वृक्ष के रूप में हम लोग के सामने आया है। एक ये आईपीएस हैं, चाहते तो एकदम 5 दिन एसी कमरा में संडे सैटरडे जगह जगहों पर घूम करके मौज मस्ती कर सकते थे, लेकिन जरा सोच करके देखिए इतनी गर्मी में। अभी सर शुक्रवार को ही आए थे, आज कल पूरा दिन इनका कार्यक्रम था, आज भी है, इसलिए कि इनके मन में एक पीड़ा है कि समाज के लिए हम अगर चले हैं तो इस बेगूसराय बिहार को हम कुछ दे करके जाएं। वो हम लेक्चर देखते हैं तो हमको बहुत इंस्पायर होता है, क्योंकि हम लोग भी उसी क्षेत्र में काम करते हैं। और लेट इंस्पायर का जो भी काम हो रहा है, हम सर से वो आश्वासन देते हैं कि हम लोग हमेशा कदम से कदम मिला करके आप लोग के साथ रहें। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमें अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में हम सब बच्चों को आप आशीर्वचन से अपना उद्बोधन दें। जोरदार ताली से हम सर का आमंत्रित करने के आप आए और हम लोग का गायत्री मंदिर बेगूसराय में प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के संचालक मनीष जी, उनके सभी साथी, यहाँ उपस्थित लेट्स इंस्पायर बिहार के चीफ कोऑर्डिनेटर जो आरा से आए हैं राहुल सिंह जी, प्रभाकर राय जी, मृणाल भारद्वाज जी, शेखपुरा से आए कृष्णा जी, खगड़िया अध्याय से जुड़े हमारे कोऑर्डिनेटर जो पीछे बैठे हैं नयन जी, वो खड़े हो जाइए नयन जी, बैठे, और सभी प्रिय युवा साथियों, बेगूसराय के स्वजनों, पहली बार निश्चित बेगूसराय के प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में आना हुआ है, लेकिन गायत्री परिवार से, अखंड ज्योति से, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना से बड़ा पुराना जुड़ाव रहा है। बहुत छोटा था उस समय, पिताजी की पोस्टिंग गुवाहाटी रिफाइनरी में थी, तभी से अखंड ज्योति से जो साथ बना आज भी यथावत है, पढ़ता रहता हूँ। और उसी कड़ी में जब सेवा में आया, प्रभाकर जी ने बताया किस प्रकार, किस चिंतन के साथ, किस सोच के साथ, किस संकल्प के साथ इस सेवा में आया था। जब पटना का सिटी एसपी था तो पहली बार वर्ष 2006 में गायत्री मंदिर पटना से जुड़ा। इसी प्रकार से उस समय भी युवाओं के लिए सत्र होते थे, उसमें मैं भी भाग लेता था। उसके बाद जहाँ भी पोस्टिंग हुई, चाहे रोहतास हुई तो सासाराम में भी उसी प्रकार से गायत्री मंदिर से जुड़ाव रहा, बगहा में भी रहा। पिछले वर्ष खगड़िया आए थे तो खगड़िया में भी गायत्री मंदिर निश्चित गया था और आज आपके बीच हूँ। जिस अभियान के बारे में प्रभाकर जी, मनीष जी बता रहे थे, लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, इसकी संकल्पना भी प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना में ही हुई। वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है और कैसे हुई आप देख सकते हैं। पूरे बिहार से उस वर्ष 2021 के 12 जनवरी को जब हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए थे तो संबोधन के लिए मुझे बुलाया गया था। इससे पहले सफलता के सूत्रों पर, अलग अलग विषयों पर संबोधित करता रहा, लेकिन इस बार कोरोना का पहला फेज बीत चुका था और हम लोग गायत्री शक्तिपीठ में थे। अनेक नियम भी थे जो व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर रहे थे, बैठने में भी समस्या थी, लेकिन लोग उपस्थित थे, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से थे। और तब संबोधन जब मैंने प्रारंभ किया तो मन में एक प्रकार का भाव कि बिहार को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं,
इसी को जब मैंने पूछना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने पूछा, जब बिहार के अतीत के बारे में सोचते हो तो कैसे भाव मन में आते हैं? तो हर व्यक्ति जो उस सभागार में था, आप देख सकते हैं वीडियो में, बड़े उत्साह के साथ कोई बताए कि नालंदा विश्वविद्यालय, कोई चाणक्य का स्मरण करे, कोई चंद्रगुप्त का स्मरण करे, कोई बताए कि वेदांत की भूमि थी, महर्षि याज्ञवल्क्य की भूमि थी, यहाँ गार्गी रहीं, मैत्रेयी रहीं, यही भूमि थी जहाँ कभी सम्राट अशोक रहे। बड़े अच्छे भाव, ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि। लेकिन तो वहीं जब प्रश्न हुआ कि वर्तमान को देखते हो तब कैसा भाव जगता है? उत्साह एकाएक कम। वर्तमान को देखते हैं तो बड़े चिंता होती है। हम बटे हुए हैं, जातियों में समाज इस प्रकार बटा है कि आपस में संघर्ष कर रहे हैं, पिछड़ गए हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो वर्तमान के जो भाव थे लगभग, और ऐसे में जब मैंने पूछा कि भविष्य बिहार का कैसा होगा तो सबने कहा कि बड़ी निराशा है कि जब वर्तमान ऐसा है तो भविष्य कैसा होगा। तो अपने गायत्री मंदिर कंकड़बाग, उसी में इस प्रकार से बातें हो रही थी। और तब मैंने पूछा कि कितने लोगों के मन में विश्वास है कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। तो उस पूरे सभागार में झिझकते हुए 3 हाथ उठे, और तीनों से जब मैंने प्रश्न किया कि जब पूरे सभागार में किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि बिहार का भविष्य उज्जवल है तो आपके मन में इस प्रकार की भावना कैसे जगी? और तीनों का उत्तर वही था, जब हमारे पूर्वज उस समय जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, आज की तरह सूचना के तंत्र नहीं थे, तब ऐसा कर सकते थे, अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकते थे। यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से बहुत पहले नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सकते थे। तो क्षमता तो हम में है, उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं, क्षमता तो है, लेकिन हम क्षमता भूल गए। यदि उस क्षमता को हमने स्मरण कर लिया, उसके अनुसार आचरण हमने करना प्रारंभ कर दिया, निश्चित हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और लगभग यहीं से मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसे अभियान को प्रारंभ किया जाए जो व्यापक हो, केवल बिहार में ही नहीं हो, ऐसे लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं, अनेक कारणों से रहते हैं, उनको भी जोड़ा जाए, जो विदेशों में रहते हैं उनको भी जोड़ा जाए, और बिहार के हर गांव में, हर पंचायत में जो रहता हो उसको भी जोड़ा जाए। ऐसे लोगों को जिनके मन में बिहार को कुछ देने की कल्पना है, जो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार का बदलता हुआ परिदृश्य देखें। निश्चित है कि वर्तमान को देखकर हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, परंतु चिंतित होने से क्या होगा? चीजें बदलेंगी क्या? लेकिन यहीं पर यदि हम सोचते हैं कि भाई कोई दूसरा आदमी आएगा, अचानक आकर चीजों को बदल देगा, तो ऐसा कभी हुआ है क्या? कैसे बदलती हैं चीजें? सबसे पहले हम स्वयं से प्रारंभ करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति से श्रृंखला शुरू होती है। समाज को हानि दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। अच्छे लोग यदि जुड़ गए, संगठित हो गए और मिलकर कुछ प्रयास करने लगे, निश्चित है कि चीज़ें बदलेंगी। यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसमें आज लगभग 62,000 लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़े हैं। अनेक लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। स्वैच्छिक अभियान है, ऐसा अभियान है जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग जुड़ें और बिहार को कुछ दें। महिलाएं भी बड़ी संख्या में जुड़ी, अलग अलग जिलों में। जैसे निःशुल्क पाठशाला प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ की है, वैसे ही उसी रूप में गार्गी पाठशाला चल रही है जिसमें महिलाएं पढ़ाती हैं गरीब बच्चों को, वैसे बच्चों को जो बस्तियों में रहते हैं, वंचित हैं। प्रयास वही है कि समाज समतामूलक तभी होगा जब जो सक्षम हैं उनके द्वारा उनका सहयोग हो जिनको आवश्यकता है। इस अभियान की परिकल्पना क्यों हुई? जिस समय न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, क्या कारण था कि बिहार से ही अखंड भारत बना? कहीं और से भी बन सकता था। यदि इस भाव को हम समझ गए कि जब कुछ नहीं था तो हम क्यों उत्कर्ष पर थे,
तो निश्चित है उत्कर्ष पुनः प्राप्त होगा। और उत्कर्ष का कारण क्या था? कहीं और से तो हो ही सकता था, विश्वविद्यालय कहीं और भी बन सकते थे। सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में था, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है, उसके अवशेष हैं। लेकिन उससे बड़ा विश्वविद्यालय यदि कहीं बना जिसमें विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे, तो अपने बिहार की भूमि में ही स्थापित हुए। कल भी G20 समिट में आप लोग देख रहे थे किस प्रकार इतने राष्ट्राध्यक्ष आए थे, और नालंदा सबको स्मरण करा रहा था सोए हुए सिंह का, जिसको कवि सम्राट अशोक के स्तंभ पर विद्यमान पाते हैं, जिसमें दृष्टि थी, जिसमें क्षमता थी पूरे विश्व को प्रकाशित करने की, आलोकित करने की, मार्गदर्शन देने की। कारण क्या था? यदि देखते हैं तो हम पाएंगे, अध्ययन करेंगे, तो सबसे प्राचीन काल में जब ज्ञान का उदय हुआ, पूरी मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है कि नहीं? वेदों से ही परंपरा प्रारंभ हुई, वेदों से चिंतन को हमने श्रुति के रूप में ग्रहण किया और आगे बढ़ते रहे। एक समय ऐसा आया जब लगा कि वेदों का भी अंत हो गया, ज्ञानों का जो भंडार था उसका उत्कर्ष प्राप्त हो गया। हमने कहा वेदांत, उपनिषद कैसे संभव हुआ? जब गुरु और शिष्य समीप बैठे और आपस में विमर्श करने लगे, तो श्रुति से आगे हम पहुंचे। श्रुति को तो हमने ग्रहण किया था जो ईश्वरीय संदेश था, लेकिन जब श्रुति को हमने ग्रहण किया और समझा, तब एक समय ऐसा आया जब वेदों को पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? वेदों में पाते हैं हम ईश्वर की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे सामीप्य अनुभव करते हैं जब यज्ञ कुंड में बुलाते हैं। और एक प्रकार का रहस्य भी है, जब हम स्मरण करते हैं और सोचते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। नासदीय सूक्त पढ़ते हैं तो सोचते हैं क्या था, कब था, किसने ढका था उस पल को जब सृष्टि की रचना हुई थी, वो परम तत्व कैसा था। और सोचते हैं तो पाते हैं, उसी में उत्तर भी मिलता है कि वह परम तत्व के मन में एक इच्छा, एक कामना से ही इस पूरे सृष्टि की रचना हुई। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो उस परम तत्व को अपने से हम दूर भी पाते हैं। हमें लगता है कि परम तत्व जो था जिसने सबकी रचना की, हम में है या नहीं, इस प्रकार का एक द्वंद्व है। हम कहते हैं दूर है लेकिन समीप दिखता है, लेकिन वास्तविक परिणति तब हुई जब बिहार में ऋषि ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। यही मंत्र इस पूरे अभियान का आधार है। यही मंत्र ऐसा मंत्र है जिसको यदि हमने ग्रहण कर लिया तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। क्यों? यदि किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए तो क्या किसी व्यक्ति को हम पूर्ण कहेंगे? क्या कहेंगे किसी व्यक्ति में हर गुण है, कोई कमी नहीं है? कहेंगे या नहीं? कोई किसी व्यक्ति को जानते हैं जो पूर्ण हो? किसी को जानते हैं क्या? पक्का? कोई व्यक्ति है जो पूर्ण है? पक्का? सोच लीजिए। किसी व्यक्ति को जानते हो, यहां नहीं बैठा हो, कहीं हो सकता है मटिहानी में हो सकता है मंझौल में हो, जो पूर्ण है क्या? या पटना में हो? जो भी व्यक्ति है उसमें कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी है ही, तभी तो हम कहते हैं कि व्यक्ति। लेकिन ऋषि की दृष्टि क्या थी? प्राचीन बिहार के ऋषि की दृष्टि थी जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तात्पर्य क्या था? यदि किसी सोने के टुकड़े को हम खंडित करते हैं छोटे छोटे भागों में, तो जो छोटा कण होगा उसमें क्या गुण होते हैं? सोने का। तो वैसे में कितने लोग सुने हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है? कहते हुए या सुने हैं ना कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? और यदि सुने हैं और मानते हैं कि जो कहने वाला था झूठ नहीं बोलता है, हम में भी उस परम शक्ति का अंश है, तो परम शक्ति के गुणों को यदि स्मरण करेंगे, जो परम तत्व है उसकी क्षमता क्या है? अनंत। परम शक्ति की क्षमता को न किलोमीटर में न किलोग्राम में बता सकते हैं क्या? असीम, अनंत। और यदि असीम और अनंत का एक तत्व, अंश आपके अंदर स्थापित है, विद्यमान है, तो आपकी क्षमता क्या हुई? असीम को हम कितना भी विभाजित करेंगे तो छोटा जो अंश होगा क्या होगा?
इन्फिनिटी को कितना भी डिवाइड करोगे क्या निकलेगा? तो वैसे में हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, बरौनी कॉलेज में बैठा है, कहीं बैठा हो, उसकी क्षमता क्या हुई? असीम हुई ना। और जब असीम शक्ति का स्वामी कहे कोई लक्ष्य कठिन है तो क्या कहेंगे? जिसकी क्षमता असीम हो उसके लिए कोई लक्ष्य कठिन है क्या? तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिसके अंदर समस्त सृष्टि को संचालित करने की शक्ति समाहित हो, वैसा व्यक्ति यदि कहता है कोई लक्ष्य कठिन है तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। और यदि हम किसी समस्या से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, और समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमने प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास करते हैं तो हर व्यक्ति में वह क्षमता, जो ईश्वरीय क्षमता, वो तो विद्यमान है। आप खुद देख लीजिए, आप स्वयं देखेंगे, आप पढ़ते हैं, मन में कुछ संकल्प लेते हैं, आप सोच लीजिए कि सुबह 5 बजे उठना है तो घड़ी के अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप उठते हैं। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। उसी प्रकार का संकल्प यदि आप अपने व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में, कुछ उद्योग के विकास में जो आप चाहते हैं करना, एक लक्ष्य तय करके करते हैं, असफलता कभी नहीं मिलेगी। सफल होंगे लेकिन पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए, निष्ठा के साथ लगनी चाहिए। और बिहार को भी यदि बदलना है तो ऐसे लोगों को साथ में जोड़ना होगा जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। अनेक लोग हैं जो बिहार में, आज बिहार की स्थिति क्यों हुई? जब भूमि में वेदांत की ऐसी दृष्टि आ गई जिसमें हर व्यक्ति में पूर्णता हम देखने लगे, तभी तो चारों महावाक्य वैसे आए। तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। सब में वही दृष्टि, वही एकत्व का भाव, एक मतैक्य का भाव जिस भूमि पे उत्पन्न हुई, वही भूमि तो श्रेष्ठ भूमि के रूप में उत्कर्ष को प्राप्त की। तभी तो बिहार में यदि भेदभाव देखें तो प्राचीन समाज में भेदभाव हर समाज में रहे हैं, भारत में भी रहे, विश्व में भी रहे। लेकिन बिहार यदि आगे गया और बिहार उस रूप में विश्वगुरु के रूप में जाना गया तो कारण स्पष्ट था, भेदभाव से परे हम सोचने लगे थे। मगध के उदय को देखिए तो देखेंगे नंद वंश का उदय हुआ था। नंद वंश सबसे निम्न वर्ग से आता था। उस काल में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है। हम अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे, बड़ा सोचने वाले लोग थे। उस काल में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजा चुना जा सकता है। लेकिन वैशाली में उस वज्र महाजनपद जिसकी सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी, 7,707 गणराजा चुन के आते थे, बिना माइक के वैशाली के संथागार में संबोधित होते थे और मिलकर एक मत के साथ अपने गणाधिपति को चुनते थे। कैसा सहयोग रहा होगा हमारे पूर्वजों का, आप सोच सकते हैं। आज इतने लोगों को बिठा दीजिए और कोई विषय दे दीजिए, मतैक्य नहीं होगा। हम विवाद करते रह जाएंगे, विमर्श करते रह जाएंगे, लेकिन सहमति नहीं बन पाती। लेकिन उस प्राचीन काल में बिना संसाधनों के यदि हम कर पा रहे तभी तो उत्कर्ष को प्राप्त कर रहे थे। बिहार में आज आवश्यकता है कि हम पुनः उसी भावना को धारण करें जो कहीं और नहीं थी, हमारे पूर्वजों में थी। जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर जब तक चिंतन नहीं करेंगे उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम संघर्ष करते रहेंगे जातियों के नाम पर, तो एक जैसे साधारण रथ जिसको 4 पशु खींचते हों, यदि चारों पशु अलग अलग दिशा में ले जाना चाहेंगे तो रथ चलेगा क्या? ऐसा रथ चल सकता है क्या? और समाज में यदि हम संघर्ष करते रहेंगे आपस में जातियों के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम पर, तो समाज की स्थिति क्या होगी? समाज आगे बढ़ेगा क्या? तो वही दुर्गति तो बिहार की आज हुई है। आज भी आप देखेंगे अनेक लोग हैं जो बिहार में उस प्रकार के संघर्ष को उत्पन्न करने में हर पल प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ उससे सिद्ध होते हैं। लेकिन यदि बिहार का उत्कर्ष चाहते हो तो समझना होगा कि बिहार का मित्र कौन है, शत्रु कौन है। और एक बात जग गए तो कार्य वहीं समाप्त नहीं होता, औरों को भी जगाना होगा। सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत तो सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वरीय शक्ति के पुंज सर्वत्र विद्यमान है। आवश्यकता केवल आवाहन की है। जग गए तो जो वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि बेगूसराय यदि जग गया तो निश्चित न केवल बिहार, पूरे भारत को जगा देगा, विश्व को जगा देगा। तो कल्पना तो वही है। जगने का मतलब क्या है? अपने सत्य को पहचानना, हम क्या थे, हम कौन हैं, हम क्यों हैं। और यदि हम समझ गए कि हम क्यों थे, हमारी क्षमता क्या है, तो एक व्यक्ति में कितनी शक्ति हम समझ सकते हैं। लेकिन इतनी क्षमता होने के बाद हर व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता?
यदि क्षमता असीम है तो हर व्यक्ति को सफल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्यों ऐसा होता है कि हर व्यक्ति सफल नहीं होता? याद कर लीजिएगा इस बात को जो कह रहा हूं। एक तो मैंने बात कही कि हर व्यक्ति में क्षमता असीम है, हर व्यक्ति में पूर्णता है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले प्रकार के लोग काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग। कोई कार्य हो उसके प्रति ऐसा भय होता है, मन में संशय होता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुरू ही नहीं करेंगे। अब जब आरंभ नहीं हुआ तो लक्ष्य कहाँ मिलेगा? मध्यम त्यजते बीच में देख विषम संयोग। कार्य का आरंभ तो किया, पढ़ना भी शुरू किया, कुछ प्रयोजन के साथ चले, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत कुछ प्रतिकूल सी दिखी, छोड़ दिए कि भाई मेरे बस का नहीं है। डिजायर था, इच्छा थी, डेडिकेशन भी थी, लेकिन एक समय के बाद टूट गए, तो कहाँ लक्ष्य मिलेगा? पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। यदि लक्ष्य पर चलना है तो बाधाएं आएंगी, अनेक परिस्थितियां घर में आएंगी, पड़ोस में आएंगी, आपको विचलित करेंगी, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दिनकर जी ने कहा था, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, अनल अक्षरों से लिखा जा चुका है इतिहास तुम्हारा। आकर इतने पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो मन में यदि संकल्प सुदृढ़ है, जिद है कि प्राप्त तो करना है, तो मार्ग अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ध्येय कुछ भी हो, क्षमता तो असीम है, उस क्षमता का बस प्रयोग करना है, सही दिशा में करना है। और राष्ट्र निर्माण में यदि हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बिहार बदले? कौन बदलेगा? कोई दूसरा आएगा क्या? प्रारंभ कहां से होता है? कहां से होता है? तो आप बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? लेकिन सबसे पहले स्वयं स्थापित हो जाइए परिश्रम के साथ। कोई व्यक्ति यदि स्वयं स्थापित नहीं है, परिश्रम के साथ स्थापित नहीं होता है, तो समाज को भी दे नहीं पाएगा। परिश्रम कीजिए, क्षमता असीम है, लक्ष्य तय कीजिए, और लक्ष्य ऐसा तय कीजिए जो सुनिश्चित हो। आज युवावस्था है, कोई शिल्पकार भी उसके मन में कोई आकृति बनाने का लक्ष्य हो, छेनी हथौड़ी लेकर प्रारंभ होता है, बनाता जाता है। प्रारंभ में यदि कोई गलती हो गई, सुधार हो सकता है, लेकिन यदि उस आकृति ने, उस पत्थर ने एक आकृति का कुछ रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया और लगभग एक आकृति बन गई, और तब शिल्पकार को लगे कि भाई ये तो जो मैं सोचता था वैसा नहीं बन रहा है, इसमें परिवर्तन करना होगा, तो जिस पत्थर ने कुछ आकृति का रूप गढ़ लिया हो, उस पत्थर को यदि शिल्पकार चाहे भी तो बदल पाएगा क्या? तो युवावस्था के बाद के जीवन का भविष्य जो है कुछ ऐसा ही है। पल पल पर सतर्क भी रहना होगा, मूल्यांकन करना होगा, चिंतन करना होगा, देखना होगा कि जो लक्ष्य को लेकर चले थे क्या वास्तव में अभी भी हम बिल्कुल केंद्र पर हैं, सही मार्ग पर हैं। भटकाव आएंगे, विचलित करेंगे, लेकिन भटकना नहीं है, और इस ध्येय के साथ यदि चले निश्चित सफल होंगे। और बिहार यदि बदलना है तो जो बातें मैंने कही, कोई दूसरा नहीं आएगा, स्वयं जगना होगा। और स्वयं अगर जगते हैं तो केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहना होगा। यदि मैं स्वयं तक सीमित हो जाता तो मैं तो आज आराम से पटना में आराम कर रहा होता। क्या आवश्यकता है कि बिहार में हर शनिवार हर रविवार घूम घूम के सब जिले में आईजी हूं, आराम से रहते, घर में सोते आराम से, कौन पूछने वाला है? विरोध भले लोग करते हो कि भाई क्यों घूमते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला तो नहीं भाई क्यों आप आराम करते हो। अच्छे काम करोगे लोग विरोध करते हैं, लोगों के मन में लगता है इसका कोई स्वार्थ होगा, निश्चित स्वार्थ होगा। कुछ लोगों ने पूछा आपके क्या स्वार्थ है, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा यदि भूमि का उत्कर्ष चाहना स्वार्थ है तो मैं सबसे बड़ा स्वार्थी हूं। मन की प्रेरणा जब शुद्ध होती है, मन से मन को जोड़ती है। और यही कारण था कि आचार्य चाणक्य अपने जीवन काल में उस अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके। उनका मन शुद्ध था,
मन में यदि उनके अपने लिए कोई स्वार्थ होता कि मुझे ऐसा करना है, कभी नहीं कर पाते। लेकिन मन में स्वार्थ यही था कि भूमि का उत्कर्ष हो, भूमि एकजुट हो, तभी अलग अलग राजाओं को, अलग अलग गणराज्यों को जोड़ने में सफल हो सके और उस अखंड भारत को स्थापित कर सके, जो केवल 1-2 वर्षों तक स्थापित नहीं रही, सैकड़ों वर्षों तक रही। उसके शौर्य को पूरा विश्व जानता रहा, उसके ज्ञान को पूरा विश्व जानता रहा, उसकी उद्यमिता ने प्रेरणा का प्रसार किया। तो यदि बिहार बदलना चाहते हैं तो अब तो अपने जिले के हैं, मेरा अधिकार भी बनता है। कैसे बदलेगा? कौन बदलेगा? बदलिएगा ना? पक्का? आप लोग? इसी बिहार में कभी हमने विदुषी गार्गी व चकनवी को भी देखा है। पूरे विश्व में महिलाओं की आवाज़ कहीं प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलती, लेकिन यदि अपने शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं एक महिला में सामर्थ्य था। जब पूरे भारतवर्ष के विद्वान एकत्रित हुए थे, संतुष्ट नहीं थी, उन्हें लगा कि इनको अब सबसे बड़ा विद्वान चुन रहे हैं, विद्वान है या नहीं, परीक्षा मैं लूंगी। और तब विद्वतापूर्वक उन्होंने चुनौती दी, और तो उसके बाद ही याज्ञवल्क्य को सबसे बड़ा विद्वान माना गया। अनेक परंपराएं हैं, आप आदिशंकर को भी याद करेंगे तो विद्या भारती को हम स्मरण करते हैं किस प्रकार उन्होंने चुनौती दी थी। उस परंपरा के हम वाहक हैं, और जिस काल में, प्राचीन काल में ऐसा उत्कर्ष देखा हो, उसका भविष्य कैसा होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा, मैं बदलूंगा बिहार। बोलेंगे मैं बदलूंगा बिहार, ठीक है? मैं करूंगा, मैं समझ लीजिए क्या बोल रहा है, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार, यही बोलेंगे, ठीक है? मैं बदलूंगा। अरे बेगूसराय में इतनी आवाज। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार। मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमि का पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धन्यवाद। बहुत बातें बताएं, और हम लोग के जो गार्जियन स्वरूप हैं, अभिभावक के रूप में, वो भी हक जताए। महिलाओं के बारे में सर बता रहे थे, तो सर को एक बात और बताऊं कि हमारे गुरुदेव जो थे, गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, उन्होंने घोषणा की है आज से 40 साल पहले कि साहब 21वीं सदी जो होगा वो नारी सदी होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो नारी को आने से रोक सकता है। इसलिए गायत्री परिवार में बहुत सारा अभियान भी चलता है जो सिर्फ नारियों के लिए काम किया जाता है। तो जो भी सर बात बताए हैं, आप लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग मत कीजिए, वहाँ यूट्यूब चल रहा है, आपको यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है? बातें बताई हैं हम लोग के सीखने की योग्य है। अब आगे का जो कार्यक्रम है, हम अकेले नहीं हैं, मनीष कुमार कहा जाता है तो अकेले हम नहीं हैं। इस प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में वो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, आप लोग भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुने होंगे। आज हम उनका दर्शन कराएंगे कि आप ही के तरह जीन्स टी शर्ट पहनने वाला लड़का जब बदलता है तो अच्छे मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। अभी सभी लोगों को हम आपको यहाँ बुलाएंगे और सर से हम चाहते हैं कि उनका सम्मान करेंगे। तो थोड़ा सा, तो हम सबसे पहले हम भाई प्रशांत जी को बुलाना चाहते हैं, जो हमारे व्यवस्थापक के रूप में हम लोग के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। आप जितनी भी व्यवस्था देख रहे हैं, ये सारा व्यवस्था यही किए हैं। ऑनलाइन शॉप का ये काम करते हैं और हम लोग के साथ ये अपना समय दान देते हैं। आगे के लिए भाई राम प्रताप जी हैं, ये सोशल मीडिया का जो टीम है, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अभी कम ही समय में ये हम लोग के बीच आए हैं और बहुत ये तरक्की किए हैं। आगे हैं भाई आलोक जी। हम लोग काम करने के लिए बहाना खोजते हैं कि हम बेगूसराय में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है,
हम नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं, ये भाई साहब पटना में रहते हैं और युवा प्रकोष्ठ का हर गतिविधि वहीं से संचालित करते हैं और सोशल मीडिया टीम में ये शामिल हैं। आगे हैं हमारे भाई सोनू जी, जो कि भाई सोनू जी भगत सिंह बाल संस्कार शाला जो पोखरिया में चलता है, भगत सिंह बाल संस्कार शाला जो पोखरिया में चलता है, उनका संचालन करते हैं। इतनी कम उम्र में एक संगठन का संचालन कर रहे हैं और इनके अंदर में लगभग 40 से 45 बच्चा मतलब पढ़ाई करते हैं और यही लीड करते हैं। आगे हमारे हैं भाई अदिति जी, जो उसी संस्कार शाला भगत सिंह संस्कार शाला में समयदान करते हैं। आगे हैं हमारे भाई अमर जी, जो आप देख रहे हैं साउंड ऑपरेटर का भी काम कर रहे हैं और उसी बाल संस्कार शाला में समय भी देते हैं। आगे हैं हमारे भाई सुधीर जी, जो कि संस्कार शाला में समय भी देते हैं और संगीत देने का भी काम करते हैं। आगे भाई रविशंकर जी हैं, रविशंकर जी जो कि हम लोग के टीम के साथ काम करते हैं। भाई संदीप जी, विवेकानंद बाल संस्कार शाला है लोहिया नगर में, जहां लगभग 40 से 45 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें ये शिक्षक का काम करते हैं, तो जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। उसके बाद हैं भाई मंजेश जी, जो कि विवेकानंद बाल संस्कार शाला के संचालन हैं, वही संचालित करते हैं। और आपको हम बताएं, आप लोग कहते हैं कि हम बेगूसराय में रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ये मंजेश जी यहाँ से 8 किलोमीटर इनका गांव घर दूर है, बहदरपुर। प्रत्येक दिन गर्मी में बारिश में वहाँ से वो आते हैं और यहाँ से पढ़ा करके वो जाते हैं, 8 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। आगे हैं भाई मनीष जी, जो कि विवेकानंद बाल संस्कार शाला में टीचर के रूप में काम करते हैं। इनके बारे में एक बताएं, गांव में जब ये रहते थे, दुबला पतला आदमी है, गांव का आदमी इनका मजाक उड़ाते थे, भाई तुमसे कुछ नहीं होगा। जब ये इनके अंदर गायत्री मंत्र उतरा और ये अपने विचार को बदले, तो यही व्यक्ति आज मान लीजिए गरीब बच्चा को फ्री में पढ़ाने, और आपको बताएं यूपीएससी का तैयारी करते हैं। गाँव के लोग इन पर मजाक उड़ाते थे। आगे हैं हमारे भाई नीतीश जी, जो कि विवेकानंद बाल संस्कार शाला के शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। उसके बाद हैं एक बाल संस्कार शाला हम लोग का यहीं गायत्री शक्ति पीठ पर ही चलता है, जो कि हम लोग अपने गुरुदेव के नाम से श्री राम बाल संस्कार शाला नाम रखे हैं। उनका जो संचालन है भाई आदर्श जी, तो आप आएँ। और ये यहाँ से, इनका घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर रामदीरी पड़ता है, वहाँ से ये रोज दिन आते हैं और 1.5 घंटा बच्चों को पढ़ा करके यहाँ से फिर पढ़ा करके घर भी जाते हैं लेकर के। और आगे हैं हमारे भाई गुड्डू जी, आपसे निवेदन है आप आए यहाँ से, जोरदार ताली से स्वागत करें। इनके जीवन की एक क्रांतिकारी घटना है, आपको बताऊं आश्चर्य लगेगा। जब ये गायत्री परिवार से जुड़े थे तो पूरे गांव का लोग इनका मजाक उड़ाते थे, तुम बाबा हो गया है, पूजा पाठ। और इनकी माता जी इनको कसम खिलवा दिए थे कि तुम गायत्री मंदिर नहीं जाएगा। ये हमको फ़ोन किए कि भैया क्या करें, हम बोले देखिए अच्छे उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कसम खिलवाए हैं तो कोई बात नहीं है, भगवान के काम के लिए हम लोग खाए हैं, आप आ जाइए। ये आए और गायत्री मंत्र करके बाल संस्कार शाला में समय दान दिए। जब इनके माता जी को पता चला कि मेरा बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इनके माता जी आप फ़ोन करके पूछती हैं कि तुम पढ़ाने जाता है कि नहीं जाता है। तो ये भी परिवर्तन इस युवा प्रकोष्ठ में हुआ है। आगे भाई ऋषि जी हैं, जो कि अभी नया जुड़े हुए हैं, आप आ जाइए, जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। और सन्नी जी से निवेदन करेंगे आप भी आ जाइए। भाई सत्यम जी से निवेदन करते हैं आप भी आ जाइए। भाई सोनू जी, जो कि उषा लाइब्रेरी चलाते हैं, हमारे बीच हैं। हाँ, तो जोरदार ताली से इन सभी क्रांतिकारी भाइयों के लिए आप लोग ताली बजाइए। इसलिए क्रांतिकारी ये समय भौतिकवादी है, जहाँ रुपये को महत्व दिया जाता है। ये सभी लोग अपने 23 घंटा अपने लिए काम करते हैं और 1 घंटा समय निकाल करके समाज के लिए काम करते हैं। और ये हम लोग के साथ टीम में, हम अकेले नहीं, अगर हमारा नाम लेते हैं तो हम ये पीछे हैं। अभी भर रात जग करके 4 दिन बारिश भी हुआ, आप लोग जानते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी था, शिक्षक सम्मेलन भी था। ये लोग भी प्रकृति को चैलेंज दे दिए कि साहब अगर सर का प्रोग्राम लिए हैं तो हम लोग भी रुकेंगे नहीं। तो जोरदार ताली से इनका, तो सर से हम निवेदन करेंगे कि मेडल लेकर के, एक भाई आ जाएंगे, थोड़ा सा मेडल भी आ जाइए, एक एक करके फोटो के साथ, चूँकि हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं सर। एक मिनराल भाई आ जाइए, थोड़ा मेडल रख लीजिए, फोटो। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
सर फोटो सर आराम से। ताली आप लोग बजाते रहिए। निकलते जाइए। फोटो थोड़ा सा कैमरामैन भाई से निवेदन है, फोटो लेते जाएंगे। जो आप लोग ताली बजाते रहिए। भाई आप आ जाइए, एक ग्रुप फोटो हो जाए। आ जाइए। ताली बजाते रहिए आप लोग। ये सभी लोग आप ही के बेगूसराय के हैं। याद कर करेंगे। एक ग्रुप फोटो हो जाए। एक लड़की है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक लड़की भी है। हाँ ठीक। पहले फोटो, अब बैठ जाइए आप लोग नीचे। आ जाएंगे। हम भाई लोग के लिए भी प्रोग्राम करते हैं और आगे सोच रहे हैं कि लड़कियों का भी प्रोग्राम हो। एक बहन है जो हम लोग के साथ इसी श्री राम बाल संस्कार शाला में समयदान करते हैं, तो हम मनीषा दीदी से निवेदन करेंगे कि आप आ जाइए, पीछे बैठी हुई हैं। जोरदार से आ जाइए। एक लड़की हिम्मत करके आ जाइए। अभी हम लोग के साथ ये प्लानिंग कर रही है कि जिस तरह लड़के का प्रोग्राम होता है, हम भी लड़कियों के लिए मोटिवेशनल सेमिनार शुरू करेंगे। और ये श्री राम बाल संस्कार शाला में समयदान करती हैं मेडल में, तो जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। हम सर का भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हम लोग का बड़ा प्रोग्राम होने वाला है आदरणीय मनीष भैया का, तो हम सर से वो आश्वासन लेकर के कि हम लोग के बीच उस समय भी आने का प्रयास करेंगे। और ये युवा प्रकोष्ठ अब क्रांति का रूप ले लिया है, क्योंकि जगह जगह लॉज हॉस्टल में लड़के बैठ करके हमारे बीच कुछ टीचर आए हुए हैं। हम उनका नाम से यहाँ घोषणा करते हैं, आप लोग थोड़ा सा खड़े होकर के। हमारे बीच सुभाष सर हैं, इंग्लिश के टीचर, जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच रोशन सर हैं, IDL इंग्लिश क्लासेस का, तो इनका भी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हमारे सर प्रभास सर हैं, हमारे गायत्री परिवार से हैं, गार्जियन स्वरूप हैं। तो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, पिता स्वरूप हैं, प्यार भी देते हैं, डांटते भी हैं और मार्गदर्शन भी देते। हमारे बीच अजय सर मौजूद हैं, तो हम जोरदार ताली से इनका भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच रवि सर मौजूद हैं, फैक्ट कंप्यूटर का सर खड़े हो जाइए। ये सभी टीचर हम लोग को सहयोग हमेशा देते रहते हैं। आगे के लिए हम प्रभात भैया से
बात भैया से निवेदन करेंगे कि 2 मिनट आपका समय लेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, अगर 2 मिनट समय लेंगे और उसके 10 सेकेंड। बस एक जानकारी बस साझा आप लोगों से कर रहे हैं कि जिनको भी लेट्स इंस्पायर बिहार में जिस तरह से अंशदान अभी इन्होंने दिखाया कि कुछ युवा यहाँ अंशदान कर रहे हैं अपने समय का, उसी तरह से अगर किन्हीं के मन में होगा कि हमें लेट्स इंस्पायर बिहार का जो यह मुहिम है उसमें समय का अंशदान करना है, तो वो मनीष जी के माध्यम से नंबर ले लेंगे मृणाल जी का और वो अपना समय का अंशदान कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे विकास वैभव जी का रखा गया है, जिसमें एक घोषणा होना है बेगूसराय में एक बड़े आयोजन का, वो आपको अखबार के माध्यम से कल या इनका जो सोशल साइट है विकास वैभव जी का या हम लोगों का, उस पर आज शाम में जारी हो जाएगा। दिसंबर का डेट होगा और एक जिस तरह से आज हॉल में ये कार्यक्रम किए हैं, बेगूसराय में एक मुक्ताकाश में बड़े ग्राउंड में वो कार्यक्रम होगा। उसमें आज घोषणा के बाद तो आमंत्रण सभी जगह जाकर देंगे ही, लेकिन आप लोगों के लिए अभी ही आमंत्रण है कि जो तिथि आज घोषित होगा उसमें उस कार्यक्रम में सभी लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ आइएगा और उसमें विकास वैभव जी मुक्ताकाश में बड़ी संख्या में उपस्थित बेगूसराय के युवाओं को वहां संबोधित करेंगे। तो इसलिए आप लोग कल आज इनके साइट पर देख लेंगे या कल के अखबार में देखेंगे। धन्यवाद। सर विदा लेंगे, जोरदार ताली से हम सर का विदाई करेंगे और आश्वासन लेंगे कि हम लोग के बीच आते रहेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे, अभी 5 मिनट आपको कुछ कुछ सूचना सुनाया जाएगा। आप लोग बैठे, सभी लोग बैठे रहेंगे। 2 हैं? Good morning, all of you. I would like to say something about our teacher. Like I can say about him. I'm really very grateful to myself to him. He has inspired me to protect your life and reach your goals. And none can stop you unless you can stop yourself. None can stop you unless you cannot stop you. I can say, my dear friends, just like we always need this type of personality who can inspire ourselves to do something in your life. And I am very grateful to spend this moment. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अतिथि का ताली से स्वागत करेंगे विदाई का। अभी आप सब 5 मिनट और रुकिएगा, आप सबों के लिए विशेष कार्यक्रम है।